जय श्री राम। नमस्ते सभी व्यूअर्स को। आप सबका स्वागत है डॉक्टर शाह चैनल पे। और सबके बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी। कुछ लोग ने ईमेल भी किए हैं कुछ क्वेश्चंस, तो उसको भी आज हम कवर करेंगे। लेकिन ये सब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अमेरिकन रिफॉर्म्स के बारे में। जय श्री राम सबको। जी नमस्ते। सब आ रहे हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो नीचे आपको टिकर पे इंस्टाग्राम हैंडल दिखाई दे रहा होगा, तो आप वो चेक कर सकते हो। और अ, एक चैनल आपको पता है नई स्टार्ट हुई है, डॉक्टर अंकित शाह दक्षिण। तो उसके ऊपर अभी थोड़े इंग्लिश में क्लिप्स बन रहे हैं, कुछ वॉलंटियर्स बना रहे हैं। और थोड़े टाइम बाद जो है उसमें साउथ भारत की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसमें वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो जिनको भी लैंग्वेज का इशू हो रहा था, स्पेशली क्योंकि ये जो मेन चैनल है यहाँ पे हिंदी में टॉक होने वाला है, तो आपको इंग्लिश और कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये सब जो लैंग्वेजेस हैं वो दूसरी चैनल जो यूट्यूब है डॉक्टर अंकित शाह दक्षिण करके है। ठीक है, वहां पे आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक, सब आ गए हैं। तो अभी जो आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले तो आपको ब्रेकिंग न्यूज बता दें। भारत और चाइना के बीच वहाँ पे G20 समिट में जो डिस्कशन हुआ है उसमें आगे बढ़ी है बात, और डी एस्केलेशन की बात चल रही है। सो डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो चुका है और अब आगे जो बात चल रही है वो डी एस्केलेशन की बात हो रही है। और एक बार जब डी एस्केलेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज वुड बी डी इंडक्शन। ठीक है। कोई कमेंट कर रहे हैं, हाँ मोरा जी बता रहे हैं कि माय आईज आर नॉट नॉर्मल। हाँ, बहुत ज्यादा रीडिंग चल रहा है इसलिए। एनीवेज, तो ये जो है क्योंकि कुछ फेक न्यूज चल रहे हैं डिसएंगेजमेंट के बारे में, और कुछ आर्टिकल्स आपको पता ही है लेफ्टिस्ट मीडिया जो फेक हेडलाइंस लिखती हैं। स्पेशली आपको पता है कि इंडिया चाइना के बारे में तो बहुत प्रेम है उन्हें फेक न्यूज चलाने में। तो डिसएंगेजमेंट स्टॉल हो गया, फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता है इंडिया चाइना बॉर्डर पे। इंडिया और चाइना को नहीं पता रहता है उतना, ये एक्सपर्ट्स को पता रहता है। ये दिक्कत है इनकी। सो व्हाट हैपेंस इज कि अल्टीमेटली जो भारत और चाइना जो करना चाह रहे हैं वही आगे बढ़ेगा, एंड दैट इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। वहीं पे जाना है आगे और यूनिपोलर वर्ल्ड को क्लोज करना है। और इसमें ये कंपल्शन है कि आपको रीजनल इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा ट्रेड का, स्पेशली जहां पे आप देख रहे हो कि वेस्टर्न करेंसीज का फ्यूचर कुछ अच्छा दिखाई या सुनाई नहीं पड़ रहा है। आज हम डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में कि वेस्टर्न करेंसीज जो हैं वो आगे जाते हुए वीक होती जाने वाली है। तो नहीं, मैं फेयर नहीं हो गया हूँ, आगे लाइट है इसलिए। तो somebody commented कि भाई आगे लाइट होनी चाहिए। सो आई एम नॉट यूज्ड टू ऑल दिस थिंग, सो दैट इज व्हाई। एनीवेज, तो भारत और चाइना के बीच बहुत सारी अफवाहें, और मीडिया की तो आदत ही है कि इस तरह से हेडलाइंस देना, स्पेशली कि भाई दोनों नेशंस के बीच वॉर हो जाना है। आपको पता ही है 3 साल से हो ही जाना था वॉर। एक्सपर्ट्स ने बहुत कोशिश की वॉर करवाने की, लेकिन फोर्सेस वाले नहीं माने। भारत सरकार भी नहीं मानी, चाइनीज सरकार भी नहीं मानी। तो फिर अब क्या है कि इन्होंने जो है थोड़ा अब रिवर्स करना शुरू किया है एनालिसिस, क्योंकि हकीकत कुछ और ही बता रही है। तो आपको ये समझना है कि अगर कोई फेक न्यूज चला रहा है चाइना के ऊपर, चाइना रिलेशंस के ऊपर बहुत फेक न्यूज चलेंगे, क्योंकि वेस्ट के इन्फ्लुएंस से ये सारे फेक न्यूज आते हैं। ओके, स्पॉन्सर्ड होते हैं, इंटरनेशनल एलिमेंट्स की जो फंडिंग होती है उसी के चलते। तो अगर आपने कहीं देखा है कि डिसएंगेजमेंट स्टॉल हो गया, बिगड़ गया, बफर जोन में ये है वो है, तो उसको मानने की जरूरत नहीं है जब तक मिलिट्री से ऑफिशियली या एमईए से ऑफिशियली कुछ स्टेटमेंट नहीं आ जाता, तब तक मानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, अब हमें ये समझना है कि ये जो G20 समिट हुई है
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये G20 समिट। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मल्टीलैटरलिज्म का जो ब्रिक्स समिट का थीम जो था, उसी थीम पे सारे डिस्कशंस G20 समिट में भी हुए हैं। और जब मैंने रशिया टुडे पे जब मेरा टॉक दिया था, मुझे जब क्वेश्चंस पूछे गए, तब भी मैंने समझाया था। ओके, क्या समझाया था? कि वेस्ट को छोड़ के आप मल्टीपोलैरिटी में नहीं जा सकते, वरना बहुत साबोटाज करेंगे। तो हमें ये समझना है कि वेस्टर्न रोल रहने वाला है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में। मल्टीपोलर बोला जा रहा है, हम यूनिपोलर को कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि रशिया चाइना वाले ब्लॉक में हम घुस गए हैं। ओके, हमने ये कभी हमारा स्टैंड नहीं रहा। तो जब रशिया टुडे ने भी जब मुझे पूछा कि किसकी जरूरत आपको ज्यादा लगती है, यूएस की को रशिया की, तो मैंने उनको भी समझाया कि थर्ड क्वेश्चन था, उन्हें भी मैंने बताया कि मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब ये नहीं है कि वेस्ट को हम क्लोज कर रहे हैं। सो हमें ये समझना है कि जो कोई भी ऐसे अफवाहें चलाते रहते हैं, स्पेशली फेक न्यूज चलाने की जो आदत पड़ चुकी है हमारे मीडिया वालों को, तो हमें उसमें बिल्कुल भी मानने की जरूरत नहीं है। स्पेशली जब फोर्सेस के बारे में या इस प्रकार की कमेंट्स आती हैं कि उनको डाउट होता है हमारे ऑफिसर्स पे, डिप्लोमेट्स पे और फोर्सेस पे, तो ये बहुत ही बचकाना हरकतें हैं इस तरह से डाउट्स करना। तो ये जो लेटेस्ट न्यूज अभी जो आया है, स्पेशली अगर मैं आपको लेट मी शो यू, तो थोड़ा स्क्रीन पर से भी समझ आएगा आपको कि क्या डिस्कशन। शेयर एंटायर स्क्रीन। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने तो बहुत सारे बायलैटरल्स करे ही हैं, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो आया है स्टेटमेंट एमईए से, इसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर और वांग यी जी के बीच जो मीटिंग हुई, उसके ऊपर ये भारत का स्टेटमेंट है। ठीक, हमें इसमें समझना क्या है, वर्ड बाय वर्ड आप सीखो कि क्या समझना है इसमें से। राइट, आप ये चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम हैंडल सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरा ट्विटर हैंडल भी फॉलो करते हो, लेकिन खुद भी आप एनालिसिस करना सीखो। ओके, बिल्कुल ये बिलीव करने की जरूरत नहीं है जो मैं बताता हूं। तो ये स्टेटमेंट जरा आप पढ़ें। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है हमारे जयशंकर जी, उनका मीटिंग हुआ है वांग यी के साथ। तो ये स्टेटमेंट जो भारत ने दिया, उसमें क्या लिखा हुआ है? Disengagement in our border areas had contributed to maintenance of peace and tranquility. Disengagement complete हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिसमें क्या है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग होने वाली बहुत जल्द। कौन है ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स? अजीत डोवाल साहब और वांग यी साहब, जो बॉर्डर रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। ओके, और दूसरा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा वापस रिज्यूम की जाएगी, उस पर स्टेप्स डिस्कस होने हैं। ट्रांस बॉर्डर रिवर्स का डेटा शेयरिंग होगा कि वाटर फ्लो कौन सी सीजन में कौन से दिन बढ़ता है, कम होता है। ये डेटा दोनों कंट्रीज वर्षों से शेयर करती आ रही थी, एलएसी स्टैंड ऑफ के दौरान और उसके बाद बीच बीच में ऐसे गैप रहे जहां पे वो बंद करते थे डेटा शेयर करना। तो ये शुरू होने पे स्टेप्स डिस्कस होंगे। और डायरेक्ट फ्लाइट्स, जो ये उनकी खुद की डिमांड है, ये चाइना की डिमांड है कि भाई वापस फ्लाइट्स अब शुरू करो दोनों कंट्रीज के बीच। ओके, और मीडिया एक्सचेंजेस, ये उनको वापस चाहिए। बहुत सादा सी बात है कि मंदिर इकोसिस्टम जब डेवलप होना है, और चाइना ने खुद क्योंकि डी डॉलराइजेशन चुना है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट और वो सब तो झेल ही रहे हैं। राइट, उनका भी रियल एस्टेट का क्राइसिस हो रखा है, हाउसिंग क्रैश, और मैन्युफैक्चरिंग कम होते ही अनएम्प्लॉयमेंट होना ही था डी डॉलराइजेशन के चलते। तो उनका जो हालत हो रखा है, उसमें भी साफ पता लग रहा है कि भाई डी रेडिकलाइजेशन और डी मिशनराइजेशन होगा, लेकिन डी कोलोनाइजेशन के चलते वो जो सारे धर्म जो भारत से प्रेरित थे, मतलब बुद्धिज्म, टाओइज्म, ये जो उनकी जो प्रैक्टिसेस जो एंशिएंट भारत की प्रैक्टिसेस के साथ लिंक करती थी, वो वापस रिवाइव होने वाली है। बहुत साफ क्लियर है। और मैंने जो एक प्रेडिक्शन दिया ही है कि भाई छोटे छोटे स्केल पे दीपावली वापस शुरू हो जाएगी चाइना के अंदर, छोटे छोटे पॉकेट्स में, अनऑफिशियली, ऑफिशियली। राइट,
अनऑफिशियली भी होता है तो ऑफिशियली वो पुश किया गया होता है। आप समझ सकते हो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कैसे ऑपरेट करती है। तो ये नेक्स्ट स्टेप्स संबंध सुधारने के लिए इस पर आगे बढ़ेंगे। जयशंकर जी ने नोट किया कि दोनों कंट्री के पास डिफरेंसेस भी हैं लेकिन कॉन्वर्जेंसेस भी हैं, जहां जहां पे इंटरेस्ट कॉन्वर्ज होते हैं। और ये भी नोट किया कि ब्रिक्स और एससीओ में तो हम करते ही हैं कोऑपरेट, लेकिन इस बार हमने G20 में भी अच्छा खासा कोऑपरेशन किया दोनों नेशन ने। ठीक, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, वी आर कमिटेड टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इंक्लूडिंग अ मल्टीपोलर एशिया। ये जयशंकर जी, ये जो 2 साल से मैं भी बता रहा था, जयशंकर जी भी बता रहे थे कि बिना मल्टीपोलर एशिया के मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं बन सकता। तो मल्टीपोलर एशिया क्या होता है? मल्टीपोलर एशिया का मतलब होता है कि आपका इन्फ्लुएंस कौन से रीजन तक रहेगा और मेरा इन्फ्लुएंस कौन सी कंट्रीज और रीजन तक रहेगा। जब तक ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डीमार्केट नहीं हो जा सकते तब तक यूनिपोलर वर्ल्ड चालू रहेगा बाहर भी। तो पहले ये क्लियर करो कि हमारा इन्फ्लुएंस कहां तक चलेगा, फिर आप वहां पे आके इंटरफियर नहीं करेंगे। ठीक, ये इसका मोटा मोटी रफ वर्ड्स में बता रहा हूं मैं, नॉट एग्जैक्टली बट रफ वर्ड्स। ओके, दूसरा जयशंकर जी बता रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी एकदम क्लियर है और हमेशा कंसिस्टेंट रही है कि हम इंडिपेंडेंट थॉट और एक्शन से चलते हैं, मतलब हम अमेरिका की नहीं सुनते। दैट इज व्हाट इज ट्राइंग टू से। ओके, कोई जरूरत नहीं है कि अमेरिका बोलेगा वो हम करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है हमारे लिए। ठीक, वी आर अगेंस्ट यूनिलैटरल अप्रोचेस टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस। ये वापस अमेरिका को बोला जा रहा है कि हम मानते ही नहीं है अगर कोई एक कंट्री डिक्टेट करना चाह रही है तो। इंडिया डज नॉट व्यू इट्स रिलेशनशिप थ्रू प्रिज्म ऑफ अदर नेशंस। मतलब अमेरिका बताएगा या वेस्ट बताएगा उस हिसाब से हम चाइना के साथ नहीं बिहेव करेंगे, हम हमारा खुद डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो वांग ही कॉन्कर्ड विथ ईएम, मतलब वो अग्री की है और उन्होंने बताया कि भाई दोनों के रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और both ministers felt that it was imperative that the focus should be on stabilizing ties, managing differences and taking the next steps। मतलब ये मानसरोवर वाला ओपन करो, तुम वापस डेटा शेयर करना शुरू करो, तब जाके हम फ्लाइट शुरू करेंगे और मीडिया का एक्सचेंज होने देंगे, क्योंकि इनके बहुत सारे मीडिया एक्सपर्ट्स का हमने वीजा कैंसिल कर दिया है। ओके, तो तुम ये दो करोगे तब जाके हम ये दो करेंगे। दैट इज व्हाट दिस स्टेटमेंट मीन्स। आ रहा है समझ में? सबको आया क्लियर समझ में कि क्या चल रहा है? ठीक, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब भी आप ऐसे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स निकाल के खुद एनालिसिस करना शुरू करोगे तो आपको बहुत सारी चीज ऐसे ही समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से खुद वेरीफाई करना। ऐसा नहीं कि कोई एक्सपर्ट स्क्रीन पे बोल के भाग गया और आपने सुन लिया और मान लिया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं और थोड़ा ट्वीट्स एनालाइज करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ जो है यूएस में चल रहा है जो इंपॉर्टेंट है और लोगों को समझना बहुत जरूरी है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे ट्विटर हैंडल पे आ जाते हैं। अगर किसी ने ये ट्विटर हैंडल फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो करना शुरू कर दे। वैसे सनातन धर्म में फॉलो और ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मैं ये बता दूं, ये भी क्लियर कर दूं मैं। फॉलोवर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये शब्द गलत है एक्चुअली। ओके, पर ये लोग यूज कर रहे हैं तो हमें करना पड़ रहा है। तो ये जो है जुलाई, ये है 26 अगस्त 2022 का मेरा प्रेडिक्शन कि 2025 में यूएस को इतने खर्चे काटने पड़ेंगे। डिफेंस का है, सैलरी का है, प्रोडक्ट्स का है और रिटायरमेंट बेनिफिट्स का है। तो वही चीज जो रामास्वामी और इलॉन मस्क भी बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी और मीडिया के जॉब्स हम खाएंगे। ओके, मैन्युफैक्चरिंग करना है तो 40% प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट कम करना पड़ेगा। मेड इन यूएसए प्रोडक्ट अगर कंज्यूम करना है, उस प्राइस पॉइंट पे लेके आना है जहां पे अमेरिकन खरीद सकते हैं, तो सबकी सैलरी इतनी काटनी पड़ेगी। दूसरा, गवर्नमेंट बेनिफिट्स में से कटाई होनी है और डिफेंस एक्सपेंडिचर में से कटाई होनी है। मतलब अब नेटो जो है वो अब ढूंढ ले कहां से फंडिंग होनी है। राइट, अगर अमेरिका कुछ शेयर देगा भी नेटो को
तो उसमें भी फिर से बार्गेनिंग होगी प्रेसिडेंट ट्रम्प के आते ही। ठीक, तो नेक्स्ट जो मैंने ये अभी का ट्वीट डाला हुआ है कि प्रेसिडेंट पुतिन आ रहे हैं, और मैंने डाला है कि ये जल्द से जल्द ये कंडक्ट होना जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। वहां पे प्रेसिडेंट बाइडेन ने छूट दे दी है कुछ स्पेसिफिक प्रकार की मिसाइल यूज करने को, और कुछ न्यूज आ रहे हैं कि यूज करी भी है जेलेंस्की ने। अब ये दिखावे के लिए है, क्योंकि कितने मरे हैं ये कुछ डेटा है नहीं, बट प्रेसिडेंट पुतिन अब रिटेलिएट भी करेंगे दिखावे के लिए, तो दिखावे के लिए करना तो पड़ेगा। ओके, सो बैकग्राउंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन का एक तो फर्स्ट जो बायलैटरल इंडिया रशिया समिट होता है, राइट, वो तो होना ही है नेक्स्ट ईयर, आपको पता ही है। नेक्स्ट ईयर में अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। ओके, और दूसरा जिस प्रकार का ट्रांजिशन और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की टीम एक्स हैंडल पे जो जो चीजें बोल रही है, उसको देखते हुए तो बहुत सारा हमें कोलैबोरेट करने की जरूरत पड़ने वाली है रशिया और चाइना के साथ ट्रेड में, क्योंकि क्या क्या एफएसआर डिसीजंस हो सकते हैं कोई क्लू नहीं है। जिस प्रकार की बातें चल रही है उस हिसाब से तो क्लियर लग रहा है कि बहुत सारे एफएसआर डिसीजंस लिए जाएंगे। ओके, तो ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है। ये तो मैंने बता ही दिया कि कुछ लेफ्टिस्ट मीडिया वाले चला रहे हैं कि भाई डिसएंगेजमेंट स्टॉल हो गया, तो फेक है, बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है। वैसे ही ऑथर ही देख लो कौन सा है, पता ही लग जाएगा ऐसे भी। ओके, दूसरा यहाँ पे G20 में अच्छा खासा ये हुआ है इंसल्ट। प्रेसिडेंट बाइडेन नहीं थे और ट्रूडो भी नहीं थे, लेट हो गए या जो भी है, बाकी सबने तस्वीरें खिंचवा ली। उतना ही नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है इस फोटो में, ब्रिक्स के लीडर्स आगे खड़े हैं। ओके, इस फोटो में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के ठीक बाजू में अर्दोगान खड़े हैं। ठीक, ना सिर्फ ये, उनको बोलने की भी कुछ कोशिश कर रहे हैं अर्दोगान। और ये समझ ले कि टर्की अब ब्रिक्स का पार्टनर कंट्री है। ओके, तो मैंने आई थिंक जब ब्रिक्स समिट पर एपिसोड किया था तब मैंने समझाया था कि कोई एक लीडर जिसने कश्मीर पे बोलना बंद कर दिया है, उसने गेम बजाई है पाकिस्तान की ब्रिक्स के अंदर। ओके, क्योंकि पार्टनर कंट्री लेवल पे कुछ परसेंटेज चांस था, मेन मेंबरशिप के तो एलिजिबल था ही नहीं वो पाकिस्तान। पार्टनर कंट्री मॉडल पे कुछ 5-10% चांसेस थे जो इन्हीं ने खराब कर दिए होंगे कश्मीर पे बातें बंद करके। और दूसरे जो है नीचे का लेवल पेमेंट मैकेनिज्म, जिस पर ये डिसीजन हुआ कि इंडिविजुअल पेमेंट मैकेनिज्म ज्वाइन कर दी जाएगी, तो जब तक वो रेडी नहीं होती तो पाकिस्तान को इनविटेशन भी नहीं मिला ब्रिक्स का। ठीक है, वो भी रेडी नहीं था। ओके, सो दिस इज व्हाट द कंडीशन इज। अब ये तो एक फनी सा मैंने वीडियो डाला है, अगर बाइडेन को अपना नाम याद रहेगा तो ब्रिक्स में ज्वाइन करा सकते हैं। ये देखें कैसे फिंगर करके बात कर रहे हैं इनके साथ, प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ। ठीक है, अब ये न्यूज आ रहा है, ये रेसिज्म स्टार्ट कराने का न्यूज है कि व्हाइट इंग्लिश ब्रिटेन्स अब लंदन में नहीं रहते, उससे ज्यादा इंडियंस रहते हैं। मैंने बताया ही था कि व्हाइट रेसिज्म अब शुरू हो जाएगा प्रेसिडेंट ट्रम्प के आते ही। तो ये जो न्यूज फैलाने की कोशिश है, नीचे आप सारी कमेंट्स पढ़ोगे अगर इस ट्वीट में, तो आपको पता लगेगा क्या क्या रेसिस्ट कमेंट्स आई हैं। ठीक है, तो हमारे वाले भी कोई कम ये नहीं है, उन्हें भी समझना चाहिए कि भाई रेडिकलाइज सिटी में जाके क्या करोगे, कम से कम इकोनॉमिक्स समझ लेते तो भी लंदन में प्रॉपर्टी नहीं लेते। लेकिन अब ऐसे ही हैं, अब हमारे एनआरआईज क्या ही करें, और हम अकाउंटेबल नहीं है एनआरआईज के लिए। ठीक है, उन्होंने खुद अपना ऐसा कंट्री सिलेक्ट किया है, करने दो। दूसरा, ये जो है इलॉन मस्क बता रहे हैं कि भाई नेशनल डेट टैकल करना पड़ेगा, वरना सारा टैक्स रेवेन्यू जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। ये मेरा प्रेजेंटेशन 2015 का है, जब मैंने प्रेडिक्ट किया था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इलेक्ट होंगे फर्स्ट टाइम। 2015 या 16 एंडिंग का है। ओके, उसका कंक्लूडिंग स्लाइड था कि पूरा टैक्स रेवेन्यू इंटरेस्ट भरने में ही चला जाएगा, मतलब आपका सुपर पावर का स्टेटस गया। ये चीज अभी एलॉन मस्क बता रहे हैं सेम टू सेम। अब ये जो है
जो चीजें काटने की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट एक्सपेंस में से, अगर ये वेटरन्स को हिट करेंगे, एंटाइटलमेंट में से काटेंगे, डिफेंस बजट काटेंगे, मेडिकेयर काटेंगे, सोशल बेनिफिट्स में से काटेंगे, पेंशन में से काटेंगे, लोगों का 401 के रोक के रखेंगे या कहीं गलत जगह पे कंपलसरी पार्क करवाएंगे, राइट, और गवर्नमेंट जॉब्स खाएंगे जो सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है यूएस में। अगर वो ये सब करने वाले हैं तो मिड टर्म इलेक्शन जो 2 साल बाद आएगा वो उसमें हारना इनका तय है, अगर अगर इन्होंने यूएस डॉलर को डेप्रिसिएट नहीं किया। ये तो मैं खाली DXY का 75 लिखा हूं, ये कैलकुलेट करके कि मैन्युफैक्चरिंग अगर मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट्स बनाने, अदरवाइज भी अगर यूएस डॉलर डेप्रिसिएट नहीं हुआ तो पक्का ना सिर्फ मिड टर्म इलेक्शंस हारेंगे, इनको मारने आएंगे लोग, क्राउड मारने आएगा इनको पकड़ के। ओके, तो वो जो बोल रहे हैं ना कि 2 ट्रिलियन का गवर्नमेंट एक्सपेंस में काट दूंगा, जो टोटल कुछ 6-7 ट्रिलियन के आसपास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, उसमें से 2 ट्रिलियन 35% के आसपास। बात सही है, बिल्कुल सही है कि बहुत सारा करप्शन हो रहा है, काटना ही चाहिए। इनफैक्ट मैंने तो प्रेडिक्ट किया है, तो मुझे पता ही है कि करना चाहिए। लेकिन अगर इसके साथ अगर अपने डॉलर को नीचे नहीं खींचा तो इतना प्रोटेस्ट होगा कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। तो इलॉन मस्क अगर ये सारे एक्सपेंसेस काटना चाह रहा है, साथ में डॉलर को भी घसीट के नीचे ले जाना पड़ेगा, वरना 100% मिड टर्म इलेक्शन हारेंगे। और एक बार अगर मिड टर्म इलेक्शन हार गए तो फिर बाकी के 2 साल प्रेसिडेंट ट्रंप और ये जो डॉजे टीम बनाई है इन्होंने, ये जो जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप लिखते हैं रियल डोनाल्ड ट्रंप, वैसे कोई रियल जॉब इनके पास नहीं रहेगा, खाली नाम का ही रहेगा। ठीक है, तो गलती से भी अगर मिसमैनेज हुआ तो बहुत प्रॉब्लम है। दूसरा, मैंने फार्मिंग के बारे में बताया था कि क्या चल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि वो इंसेक्ट पाउडर और प्रिंटेड फूड खिलवाना चाह रहे हैं, तो पॉलिसीज सारी वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसी लेके आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि काउज मीथेन गैस छोड़ते हैं, गाय मीथेन गैस छोड़ती है तो इतना पोल्यूट करती है तो गायों को मार दो। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में ये पॉलिसी, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में ये इनहेरिटेंस टैक्स जो यूके को लेके आना पड़ा, ये सारे डीप स्टेट वाले ओके करवा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि फार्म लैंड कौन खरीद रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में पैसे नहीं डाल के फार्म लैंड कौन परचेस कर रहा है, आपको पता है। ठीक है, तो डीप स्टेट के जितने एलिमेंट्स हैं वो प्रिंटेड फूड खिलवाना चाह रहे हैं, इंसेक्ट पाउडर और ये सब खिलवाना चाह रहे हैं, रियल फूड किसी को नहीं मिलना है। और अगर ये करना है तो सबसे पहले फार्मर्स से उनकी जमीन छीननी पड़ेगी। तो उसके लिए इनहेरिटेंस टैक्स लेके आए हैं, जिसके विरोध में ये सारे ट्रैक्टर्स यूके में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनको नहीं पता कि भाई ऐसा सब प्लान है, पर मैं बता रहा हूं आपको कि ये है इसके पीछे। ठीक, दूसरा, somebody was asking लोगान करके हैंडल है, मुझे पूछ रहे हैं कि भाई डॉलर क्रैश होगा तो यूएस में तो बाद में केओस होगा, पहले हमारे यहाँ होने वाला है। तो पहले मैं ये बता दूं कि सबसे पहले अगर आप भारत की इकोनॉमी देखते हो तो स्टॉक मार्केट कुछ 6-7% हार्डली, हमारी टोटल इकोनॉमी का हार्डली 6-7% रिप्रेजेंट करता है स्टॉक मार्केट। ओके, तो माइनर हिट आना है, जो डिप्स मैंने बताए हैं वो होने हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई इशू नहीं है, सिवाय वो कंपनीज के जो वेस्टर्न क्लाइंट्स को सर्व करती है। अब वो जो वेस्टर्न क्लाइंट्स को सर्व करती है, उन्होंने खुद ने, जैसे मैं 2 साल से बता रहा था, वैसे डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। तो वो रशियन क्लाइंट्स, जापानीज क्लाइंट्स, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के क्लाइंट्स धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। सो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा हिट लगेगा हमें, जैसे कोई केओस हो जाना है हमारी स्ट्रीट पे, नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। ठीक है, तो ये गलत अजम्पशन है। दूसरा, जो मैंने बताया कि जैसे इलॉन मस्क बोल रहा है कि 2 ट्रिलियन का फेड एक्सपेंसेस काटना है, तो हमें तो पता ही है कि भाई आप वियतनाम वॉर से ही पुअर हो और 1971 से फियाट करेंसी ला के दूसरी कंट्रीज से आपने अपनी लाइफस्टाइल स्पॉन्सर करवाई। इलॉन और विवेक को समझ में आ रहा है कि गरीब हो चुके हैं और गरीब की तरह जीना पड़ेगा कॉस्ट कटिंग करके, लेकिन लोगों को तो नहीं पता है, लोगों ने तो गन्स रखी है हाथ में, राइट। तो बड़ा डिफिकल्ट है एग्जीक्यूट करने में, और जरा भी गड़बड़ी हुई तो मिड टर्म इलेक्शन गया आपका।
वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं बता दूं आपको, ट्रूडो जो है हमारे, वो बता रहे हैं कि 3 साल तक हम इमिग्रेशन नहीं लेंगे। आपको समझ में आ रहा है कि वो क्यों 3 साल बोल रहे हैं? समझ आया आपको? वो अभी भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए वो ट्रूडो बोल रहा है 3 साल। आई समझ में? तो ऐसा है। ओके, तो आपको पता है, जिन्हों जो भी मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है मेरा एनालिसिस कि यूएस, यूके, अरे यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों की इकोनॉमी को खत्म किया जा रहा है। यूएस की इकोनॉमी को कम से कम हिट लगे उसके लिए, ठीक। तो उसी के लिए जो बर्बादी करी अब प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने बाद, इमिग्रेशन बंद कर रहा है वो ट्रूडो, क्योंकि अब वार्निंग मिली होगी कि ये सब एलजीबीटीक्यू ये सब हटाओ, वोकिस्ट पॉलिसीज ये सारी, क्योंकि ट्रम्प खुद अपनी कंट्री में बता रहे हैं कि सारे इलीगल्स को राउंड अप करके वापस भेजा जाएगा। तो कनाडा में कैसे वो टॉलरेट करने वाले हैं, क्योंकि कनाडा के नेचुरल रिसोर्सेज जो इन्हीं की कंपनीज ने लेने हैं। ओके, तो ट्रूडो आके बोल रहे हैं कि भाई इमिग्रेशन जो ये सब होता था वो पॉलिसी में हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन 3 साल के लिए। वो 3 क्यों बता रहे हैं? वो इस वजह से बता रहे हैं कि उनका अभी भी ये एक्सपेक्टेशन है, जो भी पीछे मार्केट फोर्सेस, डीप स्टेट बोलो, डीप पॉकेट्स बोलो, जो भी नाम बोलो, उनका अभी भी ये मानना है कि वो तो 400 साल से यहीं के यहीं है, ट्रम्प खाली 4 साल के लिए आए हैं। तो ट्रूडो के मुंह से बुलवा रहे हैं या जो भी है, वो बोल रहा है खाली 3 साल के लिए अभी इमिग्रेशन बंद करें। 3 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 साल बाद मिड टर्म इलेक्शन है। चलिए, अभी हम आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो, सारे बिटकॉइन वाले, जो सारे अलग अलग कॉइन्स वाले हैं जो जंप करते रहते हैं, और हमें पता भी है कि क्योंकि वेस्ट डी डॉलराइज कर ही रहा है बिटकॉइन से और सारे क्रिप्टो से, तो अभी तो ऊपर जाना है जब तक रीसेट नहीं हो जाता। लेकिन इसके बावजूद एटलीस्ट एक तो है ऐसा सेन पर्सन, सेन इंस्टीट्यूशन, जो बोल रहा है कि भाई गोल्ड में जाओ, ठीक। और ना सिर्फ ये, इसके साथ पैरेलल में डिजिटल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को स्पिन ऑफ करने वाला है, मतलब किसी और को दे रहा है या उसमें से छुटकारा पा रहा है वो अपना जो बिजनेस सेगमेंट है, तो डिजिटल में से निकल रहा है और गोल्ड रेकमेंड कर रहा है। तो देखो, ये आपको ऐसे हेडलाइन लिंक करनी है, जो मुझे बार बार पूछते रहते हैं कि गुरुजी सिखाओ। अब आप सीख रहे हो कि एक हेडलाइन ऐसी है जो बोल रही है कि गोल्डमैन सैक्स अपना डिजिटल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्पिन ऑफ करने वाला है। दूसरी हेडलाइन ये बोल रही है कि वो गोल्ड सजेस्ट कर रहा है। ये दोनों को लिंक करना आना चाहिए, ठीक। अब ये देखो, हाँ, ये सारे क्योंकि बहुत गंग हो एटीट्यूड से एक्स हैंडल पे लिख रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम तो पूरा अमेरिका रिवाइव करने वाले हैं, राइट। सबसे पहले तो जो 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 कोई भी ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं या प्लानर होते हैं, वो कभी भी ऐसी चीजें पब्लिक डोमेन में डालते नहीं है। मैं बात कर रहा हूं इलॉन मस्क, विवेक रामास्वामी, डॉजी और इवांका ट्रंप और प्रेसिडेंट ट्रंप खुद और जो भी टीम मेंबर्स हैं, जो कोई भी बड़ी बड़ी चीजें लिख रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, एक्चुअली जो रियल प्लान करने वाला होता है वो लास्ट मोमेंट तक बताता ही नहीं, ठीक है। अब ये लोग कैसे करेंगे, कितना कर पाएंगे और कितना इफेक्टिव होगा वो तो हम देख ही लेंगे। लेकिन ये समझना है कि कभी भी इतने सालों से जो डेमोक्रेट पार्टी अपनी पॉलिसीज करती आई है, उन्होंने हमेशा से उसको कवर अप किया फैंसी वर्ड्स और टर्मिनोलॉजी में। जब वो इलीगल्स लेके आए तो उन्होंने ये नहीं बोला कि हम इलीगल्स को लेके आने वाले हैं, नहीं, उन्होंने बोला ओपन बॉर्डर पॉलिसी बिकॉज वी आर फैमिली ओरिएंटेड। उनका एक मेंबर इधर है, दूसरा बच्चा उधर है, तो हम सेपरेट नहीं कर सकते, फैंसी फैंसी मॉरल साइंस वाली चीजें, राइट। तो जो स्ट्रेटेजिस्ट होता है वो टूल किट्स ऐसे बनाता है कि अपफ्रंट बता नहीं देता अपना प्लान, ठीक। जैसे अगर आपको पता होगा कि यूरोप में जब इलीगल इमिग्रेशन शुरू हुआ तो उन्होंने यूरोपियन सिटीजन्स को कैसे बेवकूफ बनाया। ये जो टूल किट्स होते हैं बड़े प्लान्ड और स्मार्ट तरीके से, इस तरह से नहीं इलॉन मस्क और विवेक की तरह के सब बता दें
कि हम ये करने वाले हैं, तो आप प्रिपेयर्ड हो जाए। 2 महीने पहले बता रहे हो, मतलब सामने वाला सब कुछ प्रिपेयर करके रखेगा। मतलब ऐसा ऐसे नहीं होती है प्लानिंग, ठीक है। तो जब यूरोपियंस को उल्लू बनाना था इन्होंने, तो एक छोटे से बच्चे की लाश को उन्होंने दिखाया वर्ल्ड वाइड मीडिया में कि कैसे वो जो दरिया किनारे आके मर जाता है, और उसका इतना पब्लिसिटी किया, इतना पब्लिसिटी किया, जो भी ये डीप स्टेट बोलो, डीप पॉकेट्स बोलो, जो भी बोलो, कि यूरोपियन सिटीजन्स खुद बोल दिए कि हमारी बॉर्डर खोल दो, ऐसे हम किसी ह्यूमन को मरने नहीं दे सकते। बात बात समझ में आ रही है कि कैसे मॉरल साइंस का बड़ी बड़ी फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल करके बेवकूफ बनाया जाता है। तो ये होती है स्ट्रेटेजी, ये होती है प्लानिंग, जो इनके बस की नहीं है, ये रिपब्लिकन्स के जो अभी इलेक्ट होके आए हैं, ठीक है। उनको पता ही नहीं बेचारों को कि डीप स्टेट कैसे वो उनके आधे टीम मेंबर्स डीप स्टेट वाले हो चुके हैं ऑलरेडी, बेचारों को पता तक नहीं है। इनफैक्ट इलॉन मस्क तो अब एलेक्स सोरोस को खुद, वो सोरोस को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से सुने, एग्जैक्टली जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, इलॉन मस्क सोरोस को फॉलो कर रहा है, सोरोस इलॉन मस्क को फॉलो नहीं कर रहा है। बात आ रही समझ में? दूसरा एक फोटो देख लो, जो कैनेडी बता रहे थे कि फूड में बहुत मिलावट होती है, ये वो, मैकडोनल्ड तो बहुत खराब है, उसको प्लेन में बिठा के टीम के साथ मैकडोनल्ड खिलवाया गया और उसका फोटो भी डाला गया। समझ आ रहा है? जिसको डीप स्टेट समझ में आता है, समझ में आ रहा है, ऐसे होता है, ठीक। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं इनकी चलने वाली, मैं ये कह रहा हूं कि बिना उसके कोऑपरेशन के जो ये चेंजेस करना भी चाह रहे हैं, वो चेंजेस भी नहीं हो पाएंगे। तो उनको डीप स्टेट के साथ वर्क करना ही पड़ेगा। कोई बेवकूफ ही होगा जो ये बात मान लेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है कि वो डीप स्टेट एलिमिनेट करने वाले हैं, और वो बात को हकीकत मान लेना, मतलब टोटली वो बेवकूफ होगा अगर कोई ऐसा सोच भी रहा है। सबको क्लियर सुनाई दे रहा है? नीचे कमेंट में लिखे तो समझ में आए। क्लियर सुनाई दे रहा है सबको? ठीक है, चलो शेयर स्क्रीन, कंटिन्यू करते हैं हमारे ट्वीट्स और फिर क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक। तो ये हो गया डॉजी कॉइन वाला। ये मूवी देखने जैसी है क्योंकि गोधरा राइट्स पे बनी है ये। कैसे साबरमती ट्रेन पूरी जला दी गई थी, उस पर मैंने ट्वीट भी की कि उस वक्त गुजरात के लोगों को अगर ये लीडरशिप नहीं मिलती नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह की, तो पूरा स्टेट कोलैप्स हो जाना था। क्योंकि आपको अंदाजा भी नहीं है कि इतना खराब गुजरातियों को ट्रीट किया गया। मतलब हम कहीं बाहर कोई स्टेट में जाते थे तो वहां के हिंदूज हमें ऐसे देख रहे हैं कि जैसे हम आईसिस के टेररिस्ट क्यों ना हो गए। मतलब हमने क्या ही कर लिया, हम तो तालिबान बन चुके थे उनकी नजरों में। तो हमको कम्युनल बोल बोल के, मतलब ऐसी नजर से सब देखते थे। तो दुख इस बात का नहीं है कि कोई दूसरी स्टेट का मुस्लिम हमें ऐसे देखता था, ये हमारे दूसरे स्टेट के हिंदूज हमें इस नजर से देखते थे और हमको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे तुम तो कोई, मतलब कहां से आ गए हो तुमने तो पूरा दुनिया का सेक्युलरिज्म खत्म कर दिया, मतलब सारी कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज ही नहीं है। आप मानोगे नहीं, छोटे छोटे बच्चों को टॉन्ट किया जाता था। गुजरात के बच्चों को तक नहीं छोड़ा है लोगों ने, हिंदुओं ने, बाकी स्टेट्स के। गांव कहीं भी मिल जाएगा तो बोलेंगे राजधर्म। मतलब वो जो वाजपेयी जी ने कुछ उनका क्लिप था राजधर्म वाला, उसके टॉन्ट नॉर्मल सिटीजन्स को भी मिलते थे। जैसे मतलब दूसरे स्टेट के हिंदू तो अपने आप को पता नहीं क्या ही सेक्युलर समझ रहे थे, हवा में उड़ रहे थे कि खाली वही बुद्धिजीवी है। गुजराती लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आता जैसे है। इतना खराब हमें ट्रीटमेंट मिला है, यू कांट बिलीव। अगर हमें ये लीडरशिप नहीं होती तो पूरा स्टेट कोलैप्स हो चुका होता। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी जी एंड अमित शाह जी के आज गुजरात अब भी उस स्ट्रेंथ के साथ खड़ा है। वरना बाकी सारे स्टेट ने हमें कम्युनल घोषित कर दिया था, पूरे स्टेट को, राइट।
तो ये पेन आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि कितना पेन हमें हुआ। और 2002 से 2008 तक लोगों ने हमें गालियां दी, तब तक जब तक मुंबई में टेरर अटैक नहीं हुआ, तब जाके कुछ लोगों की आंखें खुली। तब तक तो हमने जो गालियां खाई है, यू कांट बिलीव। तो बहुत बहुत ज्यादा ही ये जिस प्रकार की ट्रीटमेंट हमें दी गई, मीडिया को तो खैर समझ ही सकते हैं कि वो पूरा फेक ही रहता है, पहले सालों से फेक ही रहा है, तो आज भी फेक है, तो हमेशा से रहा है। लेकिन बाकी के स्टेट के हिंदुओं ने हमें ऐसे ट्रीट किया, उसका दुख है हमें, और तो क्या बताएंगे आपको। ये जो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मैंने 1.5-2 साल पहले सत्योलॉजी पे भी बता दिया था कि यूएस की सारी कंपनीज की एप्लीकेशन गिफ्ट सिटी में ऑलरेडी आ चुकी है अपने स्टॉक लिस्ट करवाने के लिए। ठीक है, तो अब वो रीसेट का वक्त भी आ चुका है, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि 2025 2026। तो वॉशिंगटन भी इंतजार कर रहा है कि कब गिफ्ट सिटी में स्टॉक लिस्टिंग शुरू हो जाए। तो ये अनाउंसमेंट आ चुका है कि जनवरी फरवरी से जो भी कंपनीज करना चाहती है लिस्टिंग करा सकती है। मैं बता दूं, सारी की सारी बड़ी यूएस कंपनीज का लिस्टिंग का एप्लीकेशन 1.5 साल पहले का आ चुका हुआ है। ठीक है, जैसे ही क्राइसिस स्टार्ट होगा तो फटाफट से अप्रूव होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो मैंने एक चलाया पॉल पूछने के लिए कि कौन सा टाइम आप सबको कंफर्टेबल रहेगा, सबसे ज्यादा इसमें आया, तो इसीलिए आज हम कर रहे हैं। तो ट्यूसडे लाइव रहेगा और फ्राइडे लाइव रहेगा। ठीक, ये हमें समझना है। दूसरा, कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो जितने भी लोग महाराष्ट्र से हमें सुन रहे हैं, कल आपका वोटिंग दिन है। बिल्कुल भी आलस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कल। और आपको ऑलरेडी पता है कि कोएलिशन सरकार है, कोई बाला साहेब ठाकरे नहीं है। और जो मैं बार बार बताता हूं, वो सॉफ्टी आइसक्रीम वाला कोन जो है उद्धव ठाकरे, नहीं बचाएगा वो आपको। इनफैक्ट उसका तो अब वोट बैंक ही चेंज हो गया है, कुछ और ही हो गया है। बता रहा हूं, ढंग से वोट कीजिएगा और सबको पकड़ पकड़ के लेके जाइए वोट करने के लिए। हाँ, ये जो प्रेडिक्शन मैंने दिया था कि तीनों यूनिवर्सिटीज जो हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, तीनों को जबरदस्ती नीचे लेके जा रहे हैं, क्योंकि यूएस के कुछ इंस्टीट्यूशन को बचाना है। 1.5 साल पहले ही वो जो निज्जर वाला इशू हुआ, तब भी से शुरू हो चुका था। जैसे मैंने बताया कि कैश फ्लो ही तय करता है। और सिर्फ ये नहीं हुआ है, और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बता दूं। कनाडा का तो आप देख ही रहे हो कि स्टूडेंट वीजा जबरदस्त करना ही पड़ेगा। अब जा ऊपर से ऑर्डर आया है तो सुनना ही पड़ेगा उनको। बिल्कुल वैसे यूके का वाले भी बोल रहे हैं कि भाई हमारा भी पैसे नहीं है, अब शट डाउन करनी पड़ सकती है। और अब ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट भी बोल रही है कि नए एनरोलमेंट्स 2025 से हम कम करने वाले हैं। समझ आ रहा है? और 16 नवंबर को। और बिल्कुल ध्यान में रखें कि हमारे जयशंकर जी अब भी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करना शुरू करो कि क्या चल रहा है। उसके बाद कुछ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के टाइप्स की कुछ घोषणा हुई है भारत में। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि क्या चल रहा है। तो इन तीनों को भुगतना है, क्योंकि वो एलाइज हैं, तो भुगतेंगे। ओके, और ऑब्वियसली यूएस डॉलर को और यूएस इंस्टीट्यूशन को कम से कम धक्का लगे, इसका बंदोबस्त किया जाएगा ये तीनों के द्वारा, क्योंकि इनको ऑर्डर्स लेने की जो आदत है इनको। ठीक है, और उसके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब यूएस यूनिवर्सिटीज के साथ कुछ टाई अप हो रहा है। तो बहुत सादा सी बात है कि जो मैंने बताया था 1 साल पहले कि वी लूज बांग्लादेश, यू लूज कनाडा, तो बहुत साफ है कि बांग्लादेश के कुछ टेक्सटाइल यूनिट्स अब उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो अब सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ कौन बैठा है? इस तरफ इलॉन मस्क बैठे हैं अपनी बेटी के साथ, और इस तरफ जो है रिलायंस के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ओके, जो सऊदी पीआईएफ के हेड है, इन्वेस्टमेंट फंड के, रॉयल फैमिली की। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ बैठे हैं। तो आप समझ सकते हो कि भाई
सऊदी अरेबिया को ऐसे ही डेवलप किया जा रहा है। आपको पता है कि अपना बॉन्ड मार्केट उसको एस्टैब्लिश करना है। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, ये सब उनके लिए एक डेट का एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं सऊदी अरेबिया के लिए, डी डॉलराइज करने के लिए। ऑब्वियसली जो मैं तो बताया था कि वही सब कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ अलाइंड है वो पॉलिसीज से। तो ना सिर्फ ये, इन्होंने इराक और जापान और इराक और चाइना के बीच भी डी डॉलराइज करने में इन्हीं की कंपनीज थी जिन्होंने कोऑर्डिनेट करा सब कुछ। ठीक है, हाँ, ये हमारे नीलेश शाह जी जो है बता रहे हैं कि भाई इतनी स्टूडेंट फीस जाती है, और जब टैरिफ के बारे में नेगोशिएशंस होंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, तो उनको ये बात समझनी होगी कि हम इतनी फीस भी तो दे रहे हैं आपको। तो उसी पे मैंने कमेंट किया है कि कोई रास्ता ही नहीं है इनके साथ, ये कुछ भी एब्रप्ट डिसीजन लेंगे और ये जो सारे अलग अलग कॉइन्स हैं उसके साथ खेल भी खेलेंगे, आबरा का डाबरा, ये पेमेंट ले लो इस कॉइन में वो कॉइन में, ये सब करेंगे। छोटे देशों के साथ कर सकते हैं, आपके साथ भी ट्राई करेंगे। तो ये सब तैयारी रखनी पड़ेगी इसके लिए। कौन सी, लेट्स सी कौन सी ट्वीट रह गई है। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर कवर्ड। हाँ, बॉम्ब छोड़ देते हैं बाहर पाकिस्तान के अंदर, फिर फूट जाता है। हाँ, बहुत ही लापरवाह हो चुके हैं अमन पसंद कौम। देखो बॉम्ब फूट गया बाहर। हाँ, कुछ लोग फैला रहे हैं कि भाई सोरोस ग्रुप इनके अगेंस्ट है, इलॉन मस्क के। देखो भाई, जो ये ग्लोबल मार्केट फोर्सेस होती है ये दोनों पार्टी के साथ काम करती है, और ये कॉमन सेंस है। इट इज जस्ट कॉमन सेंस, ये कोई इसके लिए कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो टूल किट्स होते हैं जिसमें कंपनीज होती है, बिजनेसेस होते हैं, उनको दोनों पार्टीज को देना रहता है फंडिंग, राइट। वरना ग्रुप बना के भी फंडिंग कर लेते हैं कि भाई मेरा फ्रेंड है, तू उस ग्रुप में चला जा, वहां फंडिंग कर, मैं यहाँ करूंगा, दोनों में से एक भी इलेक्ट हो जाएंगे तो दोनों का काम हो जाएगा। ऐसे ही होता है। ठीक है, तो कोई बेवकूफ अगर आपको बोल रहा है कि डीप स्टेट चेंज हो जाने वाला है या डीप स्टेट एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला, ऐसे नहीं होता है भाई। वो 400 साल से वही के वही लोग हैं, कुछ चेंज नहीं होना है। ट्रम्प चेंज हो जाना है और कुछ नहीं होना है। ट्रम्प 3-4 साल के लिए आए, ये 400 साल से वही के वही लोग हैं। ठीक है ना, तो इनको खाली आप मैनेज कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो कोई आपको बेवकूफ बना रहा है तो उसको बोलोगे तुमको कुछ नहीं पता डीप स्टेट के बारे में। ठीक है, दूसरा, भाई फेडरल रिजर्व के गुल्स भी है जो कमेंट कर रहे हैं कि हमको पता लगाना पड़ेगा कि 10 साल का जो है उसका यील्ड क्यों रेज हो रहा है। तो मैंने 6 नवंबर को ही बता दिया कि भाई तुम्हारे 1000 पीएचडी फिर कर क्या रहे हैं, अगर उनको इतना भी समझ नहीं आ रहा है। ये यील्ड का जो चार्ट है इसमें से क्लियर समझ में आता है कि 10 साल वाला जो है इसमें 3% की बढ़ोतरी हुई है, 4.4 to 1 पे अभी चल रहा है। और ये सबसे क्रिटिकल, ये 10 साल वाला यील्ड होता है यूएस ट्रेजरी का, सबसे क्रिटिकल है। इसका बढ़ने का मतलब ही डी डॉलराइजेशन होता है। तो इनको ये भी नहीं पता है, पता नहीं है या एक्टिंग कर रहे हैं, जो भी है, बोल रहे हैं कि हमको फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये क्या हुआ। फिगर आउट तो क्या ही कर लोगे आप। हाँ, ये ऐसा सब चल रहा है लोगों के साथ। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है, चाइना ने डॉलर बॉन्ड्स इशू किए हैं सऊदी अरेबिया के अंदर और रियल एसेट्स खरीद लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो यूएस ट्रेजरी जो ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर रही है उसका ना लेते हुए बिजनेसमैन ने चाइना का यूएस डॉलर बॉन्ड खरीदा कम यील्ड पे। मतलब हालत देखो इनकी फेडरल रिजर्व की क्या हो रखी है अभी, समझ आ रहा है। डॉलर बॉन्ड के मुकाबले, चाइना के डॉलर बॉन्ड के मुकाबले यूएस ट्रेजरी को प्रिफर नहीं किया जा रहा है, डिस्पाइट कि वो यील्ड ज्यादा दे रही है, रिटर्न ज्यादा दे रही है। कितना रिस्की है यूएस ट्रेजरी, समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट ईयर समझ आ ही जाएगा, अभी नहीं आ रहा है तो। पेंटागन का करप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल कर ही रहे हैं करप्शन। लेकिन एक बात समझ लें, ये चीज बहुत समझनी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ भी जो जैसे उनकी भी पॉलिसीज थी, थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है कि भाई स्टेट के जितनी भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें करप्शन होता है, हर जगह होता है।
हर एक कंट्री में होता है, हमारे वहां भी होता है, हर जगह होता है, हमेशा से होता है। लेकिन एक बात ये भी समझ लेना कि अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं सारे स्टेट के एम्प्लॉयज को हटा दूंगा, एक बात समझो कि अभी प्राइवेट सेक्टर वो सरकारी बाबू को पैसे खिला के कॉन्ट्रैक्ट ले रही थी और वो कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में से कुछ पैसे खा रही थी। अब विवेक और इलॉन बोल रहे हैं कि मैं वो सरकारी बाबू को ही निकाल दूंगा और वो काम पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर को डायरेक्ट ही दे दूंगा। यही होता है, इसको ही डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि पब्लिक सेक्टर हमें चाहिए ही नहीं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, लेट प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट, एफिशिएंसी बहुत अच्छी आएगी। जरा इन इन लोगों को जरा जाके पूछो कि आज सपोज एक स्क्रू $15 का पेंटागन को बिक रहा था, $1 का स्क्रू $15 में बिक रहा था, $14 का करप्शन चल रहा था, सपोज फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब आप उस सरकारी बाबू को निकाल रहे हो जॉब में से, अब आप $15 की जगह $10 का प्राइस से डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर को दे दोगे काम। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 साल बाद आप नहीं होंगे सरकार में, 4 साल बाद आप लोग नहीं है सरकार में, कोई और आ जाएगा सरकार में। ठीक है, तब ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी को पता लग जाएगा कि इनके पास तो गवर्नमेंट के बाबूज ही नहीं है, एम्प्लॉयज ही नहीं है इनके पास। फिर वो बोलेगा मुझे एक स्क्रू का $50 चाहिए, लेना है तो लो। समझ आ रही है? तो भारत में भी जब प्रधानमंत्री जी स्टार्टिंग में 2014 के बाद उनका ये मोटो था कि स्मॉल मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो स्टार्टिंग के बजट्स में अनाउंस हुआ बहुत बार कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा एफिशिएंसी होती है, जो विच इज अ करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग। लेकिन अगर आप बैलेंस नहीं करोगे, और बीच में जाके उनको खुद को भी समझ आ गया कि अगर पीएसयू को बंद कर देंगे तो फिर प्राइवेट सेक्टर फिर पूरा का पूरा डोमिनेट करना शुरू कर देगी कि स्टेट तो है ही नहीं, स्टेट है ही नहीं, अब हमको कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं बचा। राइट? तो कहीं ना कहीं 2018-19 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपनी पॉलिसी चेंज करना शुरू किया और इसरो, बीएसएनएल, इन सबको बोला कि भाई तुम तुम्हारी एफिशिएंसी सुधारो, हम डिसइन्वेस्टमेंट करना, डीआरडीओ, इन सबको, इनको बोला गया कि तुम एफिशिएंटली वर्क करना शुरू करो, हम बजट भी देंगे, हम नहीं चाह रहे कि पूरा डिसइन्वेस्टमेंट करें। तो यही चीज शायद इलॉन मस्क और विवेक को, मुझे नहीं पता कब समझ आएगी, लेकिन शायद केओस के बाद समझ आए या समझ ना भी आए, लेकिन ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि सरकारी बाबू खाली खराब होता है इसलिए उसको निकाल देना ऐसे नहीं होता है। कल को वो प्राइवेट सेक्टर कार्टेल बना के पूरा का पूरा आपकी पब्लिक के ऊपर चढ़ जाएगा कि स्टेट तो अब बचा ही नहीं, हमको कौन कंट्रोल करने वाला है। राइट? तो बैलेंस बना के चलना पड़ता है, ऐसा पूरा का पूरा आप सरकार को, सरकारी कर्मचारी को निकाल नहीं सकते। इट इज वेरी वेरी रिस्की। अगर कोई बोल रहा है तो उसको शायद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो जैसे पूरा प्राइवेट सेक्टर सपोज डिफेंस में चला गया, डिफेंस का पूरा प्राइवेट सेक्टर आपने उसको दे दिया कि वेपन्स तुम ही बनाओ, सपोज डीआरडीओ नहीं है। ओके, कल को वो बोलेगा फोर्सेस को चाहिए, वॉर करना है, बोलेगा नहीं देता, मैं नहीं दूंगा, मैं आर्म्स, मैं तो प्राइवेट सेक्टर हूं, मुझे इतना पैसा दोगे तो मैं देता हूं, वरना नहीं दूंगा। राइट? तो लोगों को पता नहीं है इसकी सीरियसनेस, और ये बहुत सारे हमारे महानुभव एक्सपर्ट्स हैं जो स्क्रीन पे आते रहते हैं, जो पिछले 3 साल से डुगडुगी बजा रहे थे, वेस्ट के वेपन्स ले लो, वेस्ट के वेपन्स ले लो, डिफेंस को प्राइवेटाइज कर लो, सरकारी बाबू तो बहुत करप्ट है। इन लोगों को कुछ पता ही नहीं कि अगर डिफेंस प्राइवेट सेक्टर में पूरा का पूरा चला गया तो क्या हालत होगी कंट्री की। तो ये कुछ भी बोलते रहते बेचारे, इनको समझ के बाहर है ये सब। और ऐसा भी नहीं है कि पीएसयू एफिशिएंसी से ही वर्क करते हैं, करप्शन नहीं है, सबको थोड़ा थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है, अदरवाइज बहुत बड़े रिस्क हो सकते हैं। ठीक है? तो ये जो है, क्योंकि हमें स्वदेशी टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट चलानी है, हमारे खुद के प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए,
हम एप्स भी बना लेंगे तो गूगल पे अगर डालने वाले हैं तो फिर क्या मतलब है, राइट। तो ये मैंने वेम्बू जी को यहाँ पे टैग करके लिखा था कि सबसे पहले तो हमारी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम्स होनी चाहिए रीजनल लैंग्वेजेस में। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बहुत एफर्ट है, बहुत खर्चा है, कहीं तो शुरू करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर कोड्स ऑटोमेशन और लगे हाथ अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ एक्शन लेने वाले हैं, अगर आईटी सेक्टर में कुछ ले ऑफ होता है तो प्रधानमंत्री जी तो हमारे बोलते ही हैं कि आपदा में अवसर, तो ये अवसर को पकड़ लें, कुछ आईटी सेक्टर के लिए अनाउंस करें स्कीम और स्वदेशी टेक्नोलॉजी मूवमेंट शुरू कर ले। कोई हम एनवीडिया और गूगल का इंतजार थोड़ी करेंगे कि हमारे लिए भाई बना के दो, हिंदी गुजराती ये सब करके दो, राइट। कोड्स भी बना के दो, सॉफ्टवेयर भी बना के दो, ऑटोमेशन भी करके दो। क्यों करना है ऐसा? खुद बनाओ, खुद इनोवेट करो। तो डी डॉलराइजेशन के बाद जब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे अगर आप लोन दे पाओगे, कुछ स्कीम आईटी सेक्टर के लिए बना पाओगे, वो लोग भी कर लेंगे, स्वदेशी टेक्नोलॉजी बना लेंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। और वैसे ही आज एक्शन तो आ चुकी है व्हाट्सएप और मेटा के ऊपर, गवर्नमेंट ने बैन लगाया 5 साल का व्हाट्सएप के ऊपर डेटा ट्रांसफर पर, क्योंकि बहुत अच्छा खासा उन्होंने इलेक्शन इंटरफियरेंस किया है, आप सबको पता है, तो एक्शन तो आना ही था, राइट। 2019 से शुरू कर दिया था, व्हाट्सएप पे 5 से ज्यादा फॉरवर्ड नहीं हो पाते थे, क्योंकि उनको पता लग गया कि ये सारा बीजेपी का डेवलपमेंट वर्क का ही फॉरवर्ड हो रहा है, राइट। तो व्हाट्सएप ने 2019 के इलेक्शन के टाइम भी ये किया था, बदमाशी, इंटरफियर करने का, ओके। अब आईआरएस बोल रहे हैं 2025 से $600 से ऊपर का जो ट्रांजैक्शन होगा पेपाल पे, जेले पे, वेनमो पे, तो वेस्टर्न सिटीजन्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये शुरुआत, सिग्नल शुरू हो चुकी है कुछ कैपिटल कंट्रोल्स की ऑलरेडी। दूसरा बहुत अच्छा न्यूज है भाई, हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट हुई है सक्सेसफुली, वो भी लॉन्ग रेंज वाली, तो अभिनंदन ही अभिनंदन, वो वाले अभिनंदन भी, वैसा वाला काम भी हो। शुभ समाचार थोड़े टाइम में आए तो अच्छी बात है। कैलिफोर्निया में अभी भी वोटिंग का काउंटिंग चल रहा है, अगर आप में से किसी को जाना हो कैलिफोर्निया जाके वोट करना हो तो प्लीज वहां जाके मतदान कीजिए। दूसरा मैं ये समझा रहा था कि भाई कितना फर्क है अब्राहमिक इकोनॉमिक्स और सनातन इकोनॉमिक्स में। तो एक जो पूरी रिलेशनशिप को देखने का नजरिया वन लाइफ से, जो रिलीजन ऑफ फॉरेन ओरिजिन से आता है, जिसको हर एक रिलेशनशिप में प्रॉफिट है तो ही मतलब है, राइट। तो ये जो वन लाइफ कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट है वही गलत है उनका। तो उनको कभी लाइफ साइकिल वाला हमारा सनातन वाला जो है समझ में नहीं आना है। इसीलिए जब हम चंदा मामा बोलते हैं या बिल्ली मौसी बोलते हैं, रिलेशनशिप जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये बताते हैं कि एनिमल भी है या कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट भी है तो उनका भी इक्वल इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ की तरह। तो इन विचारों के समझ ही नहीं आता, क्योंकि उनके लिए तो एनिमल खाने की चीज है या उसमें से कुछ प्रॉफिट करने की चीज है, और अगर कुछ भी चीज नहीं है तो उसको हंट करके शूट डाउन करो। जैसे ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे हमारी बायोडाइवर्सिटी ऐसे ही खत्म की, यहाँ पे शूटिंग करने आते थे जब उनकी कॉलोनी थी भारत, राइट। तो उनको समझ में नहीं आता जब हम एलिफेंट्स को मंदिर प्रोसेशन में पूजा और ये सब करते हैं, उनके साथ गौ माता को खिलाते हैं, तो बेचारों को कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि उनके लिए तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ही कोई रिलेशनशिप है, वरना कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो चंदा मामा होगा आपके लिए, उनके लिए मून के ऊपर कौन से रिसोर्सेज हैं जो लूटे जा सकते हैं वहां जाके, उनको खाली इसी से मतलब है। आपके लिए एलिफेंट को ये जो है उसको आप गजानन बोलोगे, अलग अलग नाम से उसको ये शोभित करोगे, उनके लिए एलिफेंट जो है वो जू का टिकट है। प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मार दो या उसका दांत काट डालो, उसको बेचो, राइट। गौ माता तो उनके समझ के बाहर है कि वो जीव जो आपकी माता के बाद आपको दूध दे रहे हैं, पूरी मैनकाइंड को नर्चर कर रहे हैं, वो जीव को कोई काट के खा कैसे सकता है? मतलब इतना जंगली कैसे कोई हो सकता है? आप सोच के जरा देखो कि आपकी मदर के बाद अगर आप किसी का दूध पी रहे हो तो दैट इज गौ माता, और ये लोग, उनको लगता है कि ये जैसे बाकी के एनिमल है वैसे ये भी बाकी का एनिमल है,
तो और एनिमल तो इक्वल लाइफ हो ही नहीं सकता, राइट? या तो आपके मजे के लिए होता है या प्रॉफिट के लिए होता है, राइट? तो उसको रैंडम फूड आइटम लग रहा है गौ माता। तो इतने बेवकूफ लोग हैं ये बाकी के, इनकी समझ के बाहर है हमारे कॉन्सेप्ट। तो इनके मतलब भारत तो इट्स लाइक पूरी पृथ्वी पे पूरा ही ऑड वन आउट है। मतलब हम कुछ, अगर हम 100 साल पुराने हैं तो ये लोग बेचारों का जन्म हुआ है अभी, खाली उनको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है? वो हाल है इनका, लिटरेसी का ये हाल है उनका, ठीक? तो ऐसी हाल है, अब इनको क्या ही समझाएंगे अब इसीलिए वो लोग हमारे ऊपर कमेंट करते हैं। अच्छा, भारत में तो देखो व्हीकल के साथ गाय चल रही होती है, भैंस चल रही होती है, कभी कभी ऊंट भी दिखाई देता है, बकरी भी चल रही होती है, देखो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमारे पब्लिक रोड्स पे व्हीकल्स के साथ जब कोई जीव दिखाई देता है तो वो बोलते हैं बहुत केओस है, ये लोग तो कभी डिसिप्लिन में रहते ही नहीं है, ऐसी सब कमेंट्स हमारे ऊपर करेंगे। लेकिन हमारे लिए वो इक्वल जीव है, ठीक है? थोड़ी परेशानी हमें भी होती है व्हीकल चलाते समय, लेकिन हमारे लिए वो भी इक्वल जीव है पृथ्वी पे। उनकी समझ के बाहर है ये सब। अच्छा, उनका घर आपने काट डाला, जो जंगल थे जहां पे ये सारे जीव ने रहना था, वो काट के तुम्हारी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, उसको तुम डेवलपमेंट बोलते हो। फिर बेचारे आपके साथ बेचारे चल लेते हैं खाली बाजू में, तो उसको आप केओस बोलते हो। और लेक्चर आप वहां से हमको सुनाते हो क्योंकि आपकी लैंड और पॉपुलेशन साइज डिफरेंस जो है, पॉपुलेशन कम है, लैंड बहुत ज्यादा है। तो आपको हमारा केओस दिखाई दे रहा है तो आप बोल रहे हो गरीब लोग है, ऑर्थोडॉक्स है। अच्छा, क्लेanलीनेस भी हम कैसे रखें जब आपका टैक्स कलेक्शन वो डॉलर प्रिंटिंग से हो रहा है, रिजर्व करेंसी स्टेटस मेंटेन होके। अब जरा जरा करके देखना डी डॉलराइजेशन के बाद आप कैसे हाईटेक क्लेanलीनेस ये सब रखते हो। जब आपकी पॉपुलेशन की साइज बढ़ जाएगी तब आपको भी पता लगेगी जब लैंड कम पड़ती है। तो ये सारा इनके समझ के बाहर है, फालतू के आर्ग्यूमेंट्स लेके आते हैं कंपेयर करते हुए। ये विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री है और लैंड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो थोड़ा तो इधर प्लस माइनस होना ही है, उनसे तो काफी बेटर है हम लोग, ठीक? और क्या कवर करना है हमने? हाँ, ये इनके समझ के बाहर है भाई। जब भी इकोनॉमिक्स खराब होता है तब जाके सिविलाइजेशन का असली चेहरा समझ आता है जिस पे नेशन बना होता है। इनके सॉल्यूशन देखो, कनाडा में असिस्टेड डेथ चल रही है। मतलब किसी को जीवन में मजा नहीं आ रहा है, बस मेरे को मजा नहीं आ रहा है, मैंने एप्लीकेशन लिख दी, गवर्नमेंट ने अप्रूव करी और मेरे को मौत दे दी गई। सामने से लोग मौत मांग रहे हैं, मतलब क्या उनके रिलेशनशिप का, सोशल पर्सनल लाइफ का हालत क्या हो रखा है? वायरस फैलाएंगे या सुसाइड की बातें करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि विश्व को छोड़ने का दूसरा भी अच्छा तरीका हो सकता है। दीक्षा लेके हो सकता है, तप करके हो सकता है, राइट? उपवास और ये सब करके भी आप वर्ल्डली अटैचमेंट से दूर हो सकते हो। समाधि भी लेके अब दुनिया को छोड़ सकते हो। पर ये अच्छे वाले तरीके उनके समझ के बाहर है। उनको ये वाले सारे तरीके पता है, LGBTQ, सुसाइड, असिस्टेड डेथ, हाँ, ये सब इनको समझ में आता है अच्छे से। और ऐसा भी हुआ होगा कभी इतिहास में कि कुछ कॉर्नर में खाना ना रहा हो भारत में भी, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स ने कभी कोई खुद मर जाना पसंद किया, लेकिन कभी कोई गाय या स्पैरो या किसी डॉग को काट के खाने नहीं लग गए हम। तो ये फर्क है धर्म और रिलीजियंस के बीच, राइट? कि हम दुनिया को कंज्यूम करने के लिए पैदा हुए, ऐसा नहीं है, राइट? तो ये इनके समझ के बाहर है कि एनिमल राइट्स और ह्यूमन राइट्स अलग होती ही नहीं है, इनके समझ के बाहर है ये चीज। इनके लिए एनिमल खाओ पहले, फिर सोशल मीडिया पे पेट डॉग के साथ फोटो डालो और उसमें लिखो एनिमल राइट्स। ये इनका है एनिमल राइट्स का तरीका, ओके? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें मैंने बताया कि भाई शिंजो एबे जो है वो है आर्किटेक्ट दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के, डी डॉलराइजेशन और इंडो पैसिफिक। ये टोटली मेरी समझ है, तो पहले डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरा एनालिसिस बता रहा हूं मैं। तो जिस दिन वीजा रिजेक्ट हुआ उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने बोला कि, तब हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मीडिया को बोला कि मैं अमेरिकन को इधर लाइन अप करूंगा वीजा के लिए,
और फिर ये जो कॉन्सेप्ट जो आया डी डॉलराइजेशन का शिंजो एबे से, उसके बाद तय किया गया कि भारत में कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से उसको विश्व का सेंटर माना जाए या ग्लोबल हब माना जाए। तो फिर तय हुआ कि गिफ्ट सिटी जो अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच, प्रधानमंत्री जी का आइडिया कि ये पूरी दुनिया का डी डॉलराइजेशन हब बनेगा, और जापान जो है वो गुजरात का पार्टनर कंट्री बन गया उसके बाद। और फिर वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू हुई इन्वेस्टमेंट्स के लिए, क्योंकि ये ग्लोबल हब बनाना है डी डॉलराइजेशन करने के लिए पूरे विश्व को, तो उसके लिए पहले ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए वाइब्रेंट गुजरात समिट, जिसमें जापान पार्टनर कंट्री बनके फंडिंग से लेके बहुत कुछ सपोर्ट दिया, और फिर उसमें से गुजरात मॉडल बना, और फिर वो गुजरात मॉडल बाकी सारे स्टेट्स ने देखा और फिर वो प्रधानमंत्री बने। और फिर आपको पता ही है कि डी डॉलराइजेशन डीमोनेटाइजेशन से शुरू हो गया था, पूरा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से लेके सब कुछ। तो जो आर्किटेक्ट है, जो जिसको मैं मानता हूं कि जिसका ये कॉन्सेप्ट है, वो शिंजो एबे हैं वो खुद। ओके, और दूसरा उनका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडो पैसिफिक वाला। ये दो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देके गए विश्व को। ठीक, ये जो है मेरा प्रेडिक्शन है 15 अक्टूबर 2022 का, कि 2 साल अगर इंडियन स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे तो यूके को कॉलेजेस बंद करनी पड़ेगी। 15 अक्टूबर 2022 का प्रेडिक्शन है। और 15 नवंबर 2, अच्छा डेट भी ऐसी है, 15 नवंबर 2024 गार्डियन का आया है कि 4 में से 3 यूनिवर्सिटी की ये हालत होने वाली है अगले साल, जहां पे बोल रहे या तो बंद करो या तो मर्जर करना शुरू कर दो एक दूसरे के साथ। मतलब वही ऊपर का शटर चेंज कर दो, एक ही कॉलेज का नाम देके मर्ज कर दो। तो 2023 में 20% कम हुए इंडियन स्टूडेंट्स एडमिशन, 2024 में 23% कम हुए। खाली इतनी कमी पे 2024 में ये हालत हो गई है कि बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर 4 में से 3 यूनिवर्सिटी की ये हालत होने वाली है। और ये प्रेडिक्शन 15 अक्टूबर 2022 का है। ठीक है, तो जिन्होंने ये हैंडल फॉलो नहीं किया है प्लीज फॉलो करना शुरू कर दो, अगर आपको ऐसे प्रेडिक्शंस चाहिए। या तो फिर वो फेक मीडिया हेडलाइंस पढ़ते रहो पूरे दिन, राइट, जो उल्लू बनाते रहते हैं। हाँ, यहाँ पे सोरोस बोल रहे हैं ट्रम्प इज अनस्टॉपेबल, और इलॉन बोल रहे हैं जॉइन टीम ह्यूमैनिटी। ये वो लोग हैं जो बोल रहे थे कि भाई सोरोस के अगेंस्ट है। इनको पता ही नहीं बेचारा को कुछ भी। और ये जो उनका जो इवेंट था उसमें 2 लोग हैं, हावियर मिले हैं अर्जेंटीना के, और प्रेसिडेंट ट्रम्प और इलॉन मस्क। एक जो है हावियर मिले बेचारे बोल रहे थे उनके इलेक्शन के टाइम से कि मैं सेंट्रल बैंक बंद कर दूंगा अर्जेंटीना की, जो अभी तक नहीं हुई पावर में आने के बावजूद। और दूसरे जो हैं उसके सपोर्टर बोल रहे हैं कि फेडरल रिजर्व को बंद कर दो। होगी नहीं होगी पता लगेगा, लेकिन अगर फेडरल रिजर्व बंद की तो उसका मतलब है कि डॉलर का जो करेंसी का रेगुलेशन का पूरा सिस्टम, उसको भी आप बंद कर रहे हो। अगर इसको कर रहे हो तो इसका मतलब यही होता है। मुझे नहीं लगता ये फिजिबल है, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब ये जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था 30 अक्टूबर 2022 को कि 15 साल जो है 4 दीवारी में ठूस के क्यों रखा जा रहा है बच्चों को, ब्रिक्स करेंसी आते ही ये क्वेश्चन आने वाला है। तो यूजीसी का आ चुका है 15 नवंबर को 2024 को कि 2.5 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं बच्चे। और दूसरा मैंने बोला कि भाई जिन टीचर्स को आता ही नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, उनको खुद को ही नहीं पता, और खुद वो पैसे नहीं कमा सकते, वो आके पढ़ा क्यों रहे हैं। तो उस पर भी 11 नवंबर का आ गया यूजीसी का कि पीएचडी की अब जरूरत नहीं होगी, उसकी गाइडलाइंस आएगी कि नई नई रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसका गाइडलाइंस आएगा। लेकिन ये दोनों चीजें हो गई। ठीक है, ये 30 नवंबर 2022 का प्रेडिक्शन। ओके, सोरोस का तो मैंने उसी 9 तारीख को ही बता दिया था कि ट्रम्प टीम में सोरोस वाले लोग आने वाले हैं, क्योंकि एलिमिनेट हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता डीप स्टेट। जो लोग बोल रहे हैं डीप स्टेट चेंज हो जाए
डीप स्टेट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोगों को चेंज करवाएगा, वो खुद चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 16 नवंबर फॉलो करना शुरू कर दिया और वो सारे लेफ्टिस्ट हैंडल जो एक्स छोड़ के बॉयकॉट करके गए थे एक्स का प्लेटफॉर्म, वो सारे वापस आ रहे हैं, सारे के सारे। और इलॉन मस्क ने ट्वीट भी किया इसके ऊपर कि सारे आ रहे हैं वापस। ये वही लेफ्टिस्ट हैंडल और ब्रांड्स हैं जो छोड़ के गई थी एक्स हैंडल को। समझ आ रहा है क्या चल रहा है? अच्छे खासे बेवकूफ बने लोग। जेनिफर लोपेज ने परफॉर्म किया, कुछ ज्यादा ही डी रेडिकलाइजेशन हो गया सऊदी अरेबिया में। दूसरा, मैंने क्रिश्चियन नेशनलिज्म की बात करी थी, तो 15 नवंबर को ओक्लाहोमा ने बाइबल्स परचेज करना शुरू किया, ठीक है। ऑलराइट, आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द स्टफ। अब क्वेश्चंस ले लेते हैं फटाफट, काफी ज्यादा टाइम हो गया है। ऑलराइट, मैंने सोचा था 2 वीक में 2 बार करेंगे तो नहीं करना पड़ेगा, बट लग रहा है 2 घंटे से वापस हो रहा है फिर भी, ठीक है। फेक न्यूज से बचे रहें, जो लोग फेक हेडलाइंस पे बना रहे हैं उन लोगों से दूर रहें, और वैसी चीजें बिल्कुल शेयर ना करें जो फेक हेडलाइंस चला रहे हैं, ठीक। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे फटाफट से। अच्छा, जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा, मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे ऊपर इस तरफ ऊपर क्यूआर कोड दिख रहा होगा, पैसे डोनेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। डाला है मैंने, लेकिन अमाउंट डालने की बिल्कुल कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आपको कोई जरूरतमंद दिखाई दे रहा है तो पहले उसको जाके आप हेल्प करो, या किसी गाय को खाना खिला दें, या जो भी है, ठीक। बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने डाल के रखा है क्योंकि सब डाल के रखते हैं, मेरे को बोला गया कि तुम भी डालो, तो मैंने डाला है, ओके। भरत रेड्डी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैंने एक पॉल चलाया था मेंबर्स के लिए यूट्यूब पोस्ट वाले सेक्शन पे, और उसमें मैंने पूछा था कि क्या आपको लगता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म में मिलिट्री वाला कुछ या कोई कोवर्ट ऑपरेशन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हो सकता है क्या, राइट। ये मैंने पूछा था, जिस पर मेजॉरिटी बोल रहे हैं कि नहीं होएगा, क्योंकि इंटरनली अपना घर ठीक करना है, स्पेशली इकोनॉमिक्स जो ठीक करना है, और वो वॉर इकोनॉमी में नहीं जाना है। तो मेजॉरिटी ना बोल रहे हैं, पर मुझे इतना लगता है कि कोवर्ट ऑपरेशंस तो होंगे, ये मेरा व्यू है। फिर आगे हम देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। कोवर्ट ऑपरेशन तो होंगे, मिलिट्री चाहे हो ना हो, कोवर्ट ऑपरेशंस तो होंगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। भरत रेड्डी जी धन्यवाद। रफ एस्टिमेट गोल्ड प्राइस बाय अक्टूबर 2025, 2800 से $3000 के बीच, ठीक है। 2800 to $3000, ठीक है। अंकित तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। Why do you prefer the term Asia Pacific when Indo Pacific? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडो पैसिफिक शिंजो एबे लेके आए, तो मैं एशिया पैसिफिक क्यों बोल रहा हूं? एक बात समझे कि हर एक चीज साइक्लिकल होती है। इंडो पैसिफिक का जब वो कॉन्सेप्ट लेके आए तो वो किस लिए लेके आए थे? वो इंडो पैसिफिक, उनका ऑब्जेक्टिव ये रहा होगा, ये मेरा मानना है, उनका ऑब्जेक्टिव ये रहा होगा कि भारत और चाइना के बीच वर्ल्ड को मल्टीपोलैरिटी में ले जाने के लिए उनको नेगोशिएशन टेबल पे लाने के लिए इंडो पैसिफिक बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? इट इज, अगर मैं आपको थोड़ा और डिम करके बताऊं, सपोज वो पाकिस्तान के अंदर इंटरफियर कर रहे हैं हमारे मामले में, कुछ मैटर में, ओके, तो आपको जाके वियतनाम में इंटरफियर करना पड़ेगा, फिर जाके तो नेगोशिएशन होगा और फिर वो एशिया पैसिफिक बन सकता है। पहले वो इंडो पैसिफिक बनाओगे तो फिर एशिया पैसिफिक पे कुछ बात हो सकती है, फिर जाके कुछ नेगोशिएशन हो सकता है कि भाई ये पूरा भारतीय महासागर वाला पूरा भारतीय उपमहाद्वीप हमारा रहेगा, और हम वहां पे आके हम इंटरफियर नहीं करेंगे, आप इधर नहीं करेंगे।
ये नेगोशिएशन तो तब शुरू होगा जब पहले इंडो पैसिफिक होगा। तो मिलिट्री ड्रिल्स तो हम बिल्कुल करेंगे लाओस कंबोडिया तक, और कल्चरल टाइज भी हमारी लाओस कंबोडिया तक रहेंगी, करने ही वाले हैं हम। ठीक, तो पहले इंडो पैसिफिक पूरा एस्टैब्लिश होगा, फिर जब वो यहां से हमारे रीजन्स में से इन्फ्लुएंस कम करना शुरू करेंगे, विच इज बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, यहाँ पे जब उनका इंटरफियरेंस कम होना शुरू हो जाएगा तब हम एशिया पैसिफिक की भी देख लेंगे तब, लेकिन तब तक तो इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये समझना है हमें। चलो, दीप पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। हाँ, दीप पटेल पूछ रहे हैं हाउ इज द फ्यूचर ऑफ एग्रो कमोडिटी एक्सचेंज। हाँ, वो ब्रिक्स का ग्रेन्स एक्सचेंज बन रहा है, बन रहा होगा, बिकॉज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कुछ 10,000 करोड़ या ऐसा कुछ अनाउंस हुआ है, जिसका मतलब होता है कि स्टोरेज फैसिलिटी और वो फंडिंग के लिए होगा। टाइम लगेगा थोड़ा बनने में, लेकिन इन प्रोसेस है, अलग से बनेगा इसका। शुड आई बाय इट स्टॉक्स? कमोडिटीज इंपॉर्टेंट रोल बढ़ने वाला है उसका, लेकिन वो जो रेगुलर स्टॉक एक्सचेंज में से शिफ्ट कुछ हो सकता है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, और जाके वो ब्रिक्स वाला ग्रेन्स एक्सचेंज के साथ कुछ लिंक हो सकता है। तो जब तक वो रेडी नहीं हो जाता वी विल नॉट नो, पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जब डिप्स आएंगी, क्राइसिस आएगा, तब जाके आप जो है ये करा लें परचेस, तब तक के लिए रुक जाएं। ठीक है, एच शाह जी धन्यवाद। फॉर अ लेमैन कैन यू डिटेल व्हाट हैपेंस टू अवर यूएस बैंक एंड ब्रोकरेज बैलेंसेस? US bank and brokerage balances when US first de-dollarizes with crypto and then pegs to gold. हाँ, what happens to our US bank and brokerage balances? देखिए, बैलेंसेस वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज होती हैं, सिवाय कि आप विड्रॉल के लिए जाएं, तो विड्रॉल्स पे कर्व आ सकते हैं टेम्पररी, जब ये क्राइसिस चल रहा होगा तब। और दूसरा जो है, बने उतना कम ही रखना है अपने बैलेंस। मेरा सजेशन तो यही है कि आप वेस्टर्न करेंसीज में कुछ ना ही रखें, उसको आप INR में कन्वर्ट करा लें, और फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे। आई डोंट ट्रस्ट द वेस्टर्न बैंकिंग एट ऑल। आगे तो 1 साल ये लोग क्या आबरा का डाबरा करने वाले हैं, जो दिख ही रहा है। पहले क्रिप्टो से करेंगे, फिर हो सकता है कन्वर्टिबिलिटी बंद कर दे क्रिप्टो से वापस डॉलर में, और फिर पता नहीं फिजिकल डॉलर को, जैसे हिलैरी क्लिंटन बता रही थी, क्या कमेंट था उनका, कुछ बहुत पोल्यूशन होता है इसलिए फिजिकल नोट्स नहीं होनी चाहिए करेंसी की। ठीक है, पॉसिबल है। एसपी जी धन्यवाद। वाई गुजरातीज एंड मारवाड़ीज रूल बिजनेस वर्ल्ड? what are the similarities between these two and how they are different from each other in terms of business operations? हाँ, ओके, दोनों एंटरप्राइजिंग कम्युनिटीज हैं, दोनों फैमिली बैक्ड रहती है, मतलब फैमिली मेंबर्स और कम्युनिटी मेंबर्स ही इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में। ये सिमिलैरिटीज हैं। वाई दे रूल द बिजनेस वर्ल्ड? क्योंकि हर एक चीज हम कैलकुलेट करके करते हैं। बैठना है तो इतना बैठना है, उठना है तो उतना उठना है, हर एक चीज में मैथमेटिक होता है बचपन से, कि इतना टाइम इसमें स्पेंड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, राइट? तो हर एक चीज में नंबर्स का शौक होता है ये दोनों कम्युनिटी को। दूसरा, फैमिली का बैकिंग बहुत ही जोरदार होता है दोनों कम्युनिटीज में, मतलब उन्हें जनरली कुछ जरूरत नहीं पड़ती किसी स्टेट हेल्प की, या कुछ बेनिफिट दे दो, प्रोटेस्ट करने लग गए, गुजराती को हमारे पर हिंदी इम्पोज हो रहा है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज जो सेक्रीफाइस करना होता है वो भी फैमिली कर लेती है, और जो डेवलपमेंट या ग्रोथ करना होता है वो भी फैमिली के ऊपर ही होता है। वो किसी स्टेट या कंपनीज के ऊपर डिपेंड रहते ही नहीं है अपना खुद का कुछ चलाने के लिए। ओके, सो दैट इज द सिमिलैरिटी। डिफरेंस में मैंने ये देखा है कि गुजराती
ज्यादा आउट ऑफ द कंट्री बिजनेस को प्रेफरेंस करते हैं। मारवाड़ीज जो मैंने देखा है, मासिस की बात कर रहा हूँ, बड़े बिजनेसमैन नहीं, मारवाड़ीज जो है वो विद इन इंडिया बिजनेस करने में ज्यादा, मतलब हर एक स्टेट में वो जाएंगे मारवाड़ीज बिजनेस करने। गुजराती का ऐसा नहीं है, गुजराती स्पेसिफिक रीजन्स में ही जाएगा, और फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा होते हैं गुजराती बिजनेसमैन कंपेयर टू मारवाड़ीज। ओके, डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, ये हो सकता है एक डिफरेंस के मारवाड़ीज जो होते हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं किसी भी कम्युनिटी के साथ ट्रेड करने के लिए। गुजरातीज थोड़ा फिल्टर करना पसंद करते हैं बिजनेस करने में, थोड़ा फिल्टर करना पसंद करते हैं कि भाई कुछ ग्रुप्स के साथ नहीं करना है बिजनेस। ऐसा हो सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये भी हो सकता है। और दूसरा, मारवाड़ी ज्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं कंपेयर टू गुजराती। दोनों ही रिस्क टेकिंग कम्युनिटीज है, लेकिन मारवाड़ी थोड़े ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं या लेते हैं। ओके, गुजराती थोड़ा कम ही लेते हैं रिस्क कंपेयर बिटवीन द टू, अदरवाइज दोनों रिस्क लेते ही है बिजनेस के, ठीक है। लेकिन दोनों एंटरप्रेन्योरशिप वाले स्टेट में आपको साफ दिखेगा कि कोई लैंग्वेज वाला प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, कोई रिजर्वेशन वाला प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, कोई ये दे दो वो दे दो, ऐसा प्रोटेस्ट कभी अब देखने को ही नहीं मिलेगा कि हिंदी इम्पोज हो रहा है, इंग्लिश इम्पोज हो रहा है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। एंटरप्राइजिंग वाले स्टेट को ये फालतूगिरी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ओके, उसको आप बोलोगे कि 50 लाख का कुछ डील हो सकता है, तो तमिल के 5 शब्द वो एक ही घंटे में सीख लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ डील हो रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी लैंग्वेज सीखने में, या खुद भी बोलना भी शुरू कर देगा, आपको भी गुजराती बुलाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये होता है एंटरप्राइजिंग स्टेट में, ऐसा होता है। अच्छा, बीच में हमारे पटेल वाला रिजर्वेशन वाला चलाया था फंडिंग दे के, लेकिन सब लोग पटेल पे हंस रहे थे और पटेल लोग खुद भी हंस रहे थे कि हमको कहाँ कोई जरूरत है ही, राइट। चला वो रिजर्वेशन वाला 2-3 महीना, जहां से भी फंडिंग हुआ होगा उसका, लेकिन वो लोग खुद भी हंस रहे थे कि हमको कहाँ कोई जरूरत है। सो अंडरस्टैंड के एंटरप्रेन्योरशिप वाले स्टेट्स जो होते हैं वो कभी ऐसी चिंडीगिरी में पड़ते ही नहीं कि ये दे दो वो दे दो। स्टेट से मांगने वाले में बिलीव नहीं करते, ये बेनिफिट दे दो वो दे दो। प्रोटेस्ट फालतू के, एकदम फालतू के प्रोटेस्ट कभी आपको नहीं देखने मिलेंगे एंटरप्राइजिंग वाले स्टेट में, क्योंकि जो भी सेक्रीफाइस करना होता है वो एक दूसरे से फैमिली में मांग रहे हैं, वो बाहर मांग ही नहीं रहे, किसी और से सेक्रीफाइस मांग ही नहीं रहे वो लोग बोल रहे हैं कि हम हमारे ही पेरेंट्स सेक्रीफाइस करें, हमारा ही ब्रदर जो सेक्रीफाइस करना है ये लोग ही करें मेरे लिए, ऐसा। दैट इज द थॉट प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट एनोनिमस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्यूचर ऑफ सीए कोर्स, शुड आई कंटिन्यू? कोर्स खराब या अच्छा नहीं होता एनोनिमस जी, आप कोर्स सीखने के बाद क्या करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आपने उसका क्या यूटिलाइज किया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कोर्स अच्छा बुरा नहीं होता। अगर आप प्रोस्पेक्ट्स पूछ रहे हो तो मुझे लगता है कि कॉम्प्लायंसेस कम हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो भी पे बढ़ता है, ठीक है। सागनिक रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आर यू मेंबर ऑफ आरएसएस? नो, ऑफिशियल मेंबर ऑफ आरएसएस नो, लेकिन संघी का लेबल मुझे 2014 से ही लग चुका है, फ्री में पब्लिक ने लगाया। ओके, दूसरा, आरएसएस के बहुत सारे इवेंट्स में आई गो एंड गिव स्पीचेस, बिकॉज मुझे लगता है कि उनके बहुत सारे नेशनलिस्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें मेरे थॉट प्रोसेस का मैं कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं, तो मैं स्पीचेस देने बिल्कुल जाता हूं। क्या मैंने ऑफिशियल कोई रोल या कोई एक्टिविटी ज्वाइन करी है? नहीं, नो। एसबी जी धन्यवाद। सर, इंडियन शेयर मार्केट
कब भागेगा? कब भागेगा इन द सेंस बहुत बूम कब होगा, ऐसा? रीसेट के बाद। बहुत साफ है, ये सारा क्राइसिस खत्म हो जाए रीसेट के बाद भागना ही है, और कहां जाएगा? इंटेल क्रिप्टो जी बहुत बहुत धन्यवाद। विल इंडियंस हैव हाई परचेजिंग पावर देन वेस्ट? मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, नॉट ऑल, not all, higher than most of the western countries eventually. अभी टाइम है। ओके आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाउ विल पीओके हैपन व्हेन विश्व गुरु डिच्ड मणिपुर? आकाश जी पहले तो ये जो, क्योंकि आप बहुत सारा फेक एनालिसिस पढ़ते होंगे, देखते होंगे, इसलिए आपको कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या चल रहा है। सबसे पहले ये समझो कि मणिपुर इश्यू है क्या। क्योंकि गवर्नमेंट ने ड्रग्स के ऊपर एक्शन लिया, एनजीओ कन्वर्जन के ऊपर एक्शन लिया, उसके रिएक्शन में ये सब हो रहा है। क्लीन करने के वजह से ये हो रहा है, मैटर सॉल्व करने की वजह से ये हो रहा है, जो रिएक्शन आ रहा है। अब आप बोलोगे कि रिएक्शन के ऊपर एक्शन लेके उसको क्लोज क्यों नहीं कर दिया जाता एक ही बार में? एक बात समझे, यही गलतफहमी बहुत सारे एक्सपर्ट्स को 2014 से कुछ समझ ही नहीं आता, कि जैसे वो फार्म लॉस का हो गया, राइट? बेचारों को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। एक बात समझो कि फार्म लॉस था या शाहीन बाग था, जो प्रोटेस्ट, जो भी प्रकार के प्रोटेस्ट हुए, ये सब, इन सब में जब तक आपको रूट कॉज समझ नहीं आ जाती, तब तक आप, मैं चाहूं तो ठीक है 500 पुलिस भेज दिए मैंने शाहीन बाग को, मैं खड़ा करवा सकता हूं, 4 घंटे में हो जाएगा पिटाई करके, अगर मुझे ये करना है। लेकिन 3 महीने बाद वो वापस दूसरे टॉपिक पे बैठेंगे, फिर 6 महीने बाद वापस, फिर 3 साल बाद वापस, फिर 6 साल बाद वापस, फिर 9 साल बाद वापस, फिर 12 साल बाद वापस। मोदी जी और अमित शाह जी ऐसे सॉल्यूशन में नहीं मानते, वो एलोपैथी दवाई में नहीं मानते। सिम्टम के ऊपर वर्क नहीं करना है, रूट कॉज के ऊपर वर्क करना है। तो थोड़ा टेम्पररी जेल के रूट कॉज समझना है। तो जैसे ही उनको खालिस्तान का रूट कॉज समझ में आ गया, पूरा ट्रेल बैठ गया कि यहां से ये हो रहा है, वहां से ये हो रहा है, उसके बाद अननोन गनमैन ने काम किया ना, जहां पे जो कुछ भी था वहां पे जाके अननोन गनमैन ने काम किए। पंजाब में भी रेड्स पड़ी है, लेकिन वो प्रोटेस्ट खत्म हो जाने के बाद, पहले होने दिया जाता है, पहले समझा जाता है कि कहां से क्या क्या हो रहा है, फिर जाके फाइनल सॉल्यूशन होएगा। समझ आ रही है? तो बिल्कुल वैसे शाहीन बाग में भी कहां कहां से फंडिंग आ रही थी। ओके, कौन कौन हमारे एलिमेंट्स यहां से लोकल इन्वॉल्व है, ठीक है, पैसे कहां से कहां घूम रहे हैं, सब कुछ कैश फ्लो ही होता है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, अगर आप 10 रुपए की फ्रूटी नहीं दोगे तो जेएनयू में कोई साड़ी पहन के लड़का खड़ा नहीं रहेगा ऐसे प्रोटेस्ट करने। ठीक है, 10 रुपए की फ्रूटी चाहिए उसको एंड ऑफ द डे। ठीक, तो पूरा कैश फ्लो समझना पड़ता है। जैसे पीडीपी के साथ उन्होंने महबूबा के साथ सरकार बनाई कश्मीर में, ऑब्जेक्टिव क्या था? 370 35 हटाना है। लेकिन पूरा पहले सिस्टम तो समझना पड़ेगा, अंदर घुस के। पहले गवर्नमेंट बनाई उन्होंने, 3 साल समझा कि ये लोग कैसे टेरर स्पॉन्सर, कितने पैसे इन्होंने खाए हैं, गवर्नमेंट का स्टाफ कैसे मिला हुआ होता है, पुलिस कैसे मिला हुआ होता है, ऐसे कैसे टेररिस्ट खाली उत्तर प्रदेश और बिहार के वर्कर्स को ही मारते हैं, जम्मू कश्मीर के हिंदू को नहीं मारते। ये सब कुछ उन्होंने समझा, राइट? फिर जाके 370 35 हटा दिया। तो कर सकते हैं, आप जैसे बोल रहे हो वैसे एक ही स्ट्रोक में खत्म कर सकते हैं। खत्म नहीं करना है, उसका रूट कॉज सॉल्व करना है। रूट कॉज सॉल्व करना है क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे 4 साल बाद ये वापस झेलें। राइट, नेक्स्ट जनरेशन के लिए मोदी जी वर्क कर रहे हैं, आपके लिए वर्क नहीं कर रहे। तो ये समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पहले समझो। गुजरात में फार्मर प्रोटेस्ट भी हो चुका है, सब कुछ, वो 14 साल में सब कुछ ट्रेनिंग उनका बराबर से हो चुका है, वो सब कुछ झेल चुके हैं। बॉलीवुड आके नर्मदा डैम के ऊपर बैठा था, नहीं होने देंगे, ये वो सारा का सारा हो चुका है। ऐसा कुछ भी इंडिया लेवल पे नहीं हो रहा है जो गुजरात में उन्होंने नहीं देखा। So trust them, they know what the solution needs to be done. Okay. रोहन जी धन्यवाद।
और ये जो कट्टर आलू मटर जैसे जो एक्सपर्ट्स बने घूमते हैं और ये कर दो वो कर दो बोलते रहते हैं, उनको बोलो जरा जाके करो, उस लोकेशन में जरा जाओ तो सही। हाँ, स्क्रीन पे बोल देते ये कर दो वो कर दो, ऐसे नहीं होता है। कर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होएगा, चलेगा? 6 साल बाद वापस वही निकलेगा, वही ग्रुप बैठने के लिए, चलेगा क्या? How did you come up with $1 3 2029? Is it in the ratio of gold held by central banks? Explain briefly. हाँ, briefly करना पड़ेगा वरना सारे क्वेश्चन रह जाएंगे। देखो, मैं सिंपल बता देता हूँ। 71 में फियाट डॉलर आया, 73 तक ₹7 का रेट था। $1 का ₹7 था 1973 तक। फियाट डॉलर का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ 1971 में। आ गई समझ? फियाट डॉलर का कॉन्सेप्ट, फियाट करेंसी का कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम में है अब। ठीक है, और भी बहुत सारे अजम्पशन हैं, लेकिन अभी हम नहीं ले सकते उतना डिटेल में, भगाना पड़ेगा वरना सारे क्वेश्चंस रह जाएंगे। जय श्री पाटिल जी, धन्यवाद। 12th want to research in economics. हाँ, इकोनॉमिक्स में चेंज होने वाला। आई एम रेडी टू लर्न एंड अनलर्न, वुड लव मोर इनपुट्स फ्रॉम योर साइड। देखिए, मैं जो जयश्री जी, मैं जो इकोनॉमिक्स बताता हूँ वो तो आई डोंट थिंक कि कोई अग्री करेगा इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर, क्योंकि देखो एजुकेशन ये हो चुका है कि इकोनॉमिक्स सारे कंपार्टमेंटलाइज्ड एजुकेशन है हमारे वहाँ, क्योंकि वेस्ट से कट कॉपी पेस्ट किया गया है वो मॉडल। तो उस बेचारे को खाली इकोनॉमिक्स बोल के निकल लेगा, उसको पता ही नहीं है कि बाकी सब क्या चल रहा है, और सारा लिंक्ड होता है। जैसे कैश फ्लो लिंक होता है जियो पॉलिटिक्स के साथ, और कैश फ्लो लिंक होता है जियो इकोनॉमिक्स के साथ। तो जब तक वो समझ में नहीं आएगा तो जियो पॉलिटिक्स का कुछ भी कंक्लूजन नहीं देख सकते। इसलिए तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो 2-2 घंटा जियो पॉलिटिक्स बोलते रहते हैं, लेकिन कभी कंक्लूजन नहीं देंगे कि ये होने वाला है। वो दे ही नहीं सकते, क्योंकि कैश फ्लो पता ही नहीं उनको, देंगे कहां से? सो एजुकेशन सिस्टम क्योंकि वेस्ट से कट कॉपी पेस्ट किया है, तो वो साइलो में चल रहा है, खाली इकोनॉमिक्स चल रहा है, प्योर इकोनॉमिक्स, जिस पर से कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आई डोंट थिंक जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझे सुन के वैसा इकोनॉमिक्स वाला अगर आप कहीं और एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डिफिकल्ट, मतलब बहुत ही कम लोग होंगे। गुरुमूर्ति जी है, फिर संजीव सान्याल जी है, फिर ये हैं, क्या नाम है इनका, कनक सभापति जी हैं, कुछ लोग हैं, फ्यू ऑफ देम। लेकिन ये तो पूरा अलग ही है, मैं जो बता रहा हूँ इट्स डिफरेंट, लिटिल डिफरेंट। ओके, कल्पित शर्मा जी, धन्यवाद। आई एम वर्किंग इन HDFC बैंक बिल्डिंग न्यू। ओके, also learning. Okay, is my job safe? HDFC में है तो mostly it should be safe. Okay. um, should I think of food processing business? हाँ, entrepreneurship is always better than any job. Manish ji, धन्यवाद। Any advice about how to prepare for coming odd times, including investment and living in India? देखें, आप एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करें, जितना ज्यादा फोकस करेंगे उतना बेटर। दिस इज व्हाट आई बिलीव। ओके, तो दूसरा, इन्वेस्टमेंट में जो मैं तो बताता ही हूँ कि गोल्ड और सिल्वर में एक प्रपोर्शन जाना ही चाहिए। ठीक है, इंटेल क्रिप्टो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट ईयर यू सेड बीओजी विल डंप बिग, डिडंट डू। बैंक ऑफ जापान ने डंप बिग इन द सेंस छोटे छोटे चंक्स में किया, तो एग्रीगेट तो बिग ही है। 2024 का टोटल देखो उन्होंने जितना डंप किया है और कितना ट्रेजरी वो रखते थे, तो नेक्स्ट ईयर अभी और डंप होगा। ओके, व्हाई आर दे डिलेइंग? उनको जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा वॉशिंगटन से तब तक नहीं होगा। दो स्मॉल डिप डजंट मैटर। एसएनपी में, एसएनपी के साथ उसको कनेक्शन ही नहीं है, डिप्स को एसएनपी के साथ कनेक्शन नहीं है। ये जो बीओजी का जो यूएस ट्रेजरी डंप होना है उसको डायरेक्ट एसएनपी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट कनेक्शन उसका बैंकिंग क्राइसिस के साथ है, ट्रेजरी डंपिंग का। ओके, फिर उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट एसएनपी पे आना है। ओके, तो जब बड़े चंक में होगा
तब जाके बैंकिंग क्राइसिस शुरू होगा, उसके बाद एसएनपी में इंपैक्ट आ सकता है। एसएनपी को इंपैक्ट होने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स है, खाली ये एक नहीं है, वापस समझ लो। तो खाली इसके सपोज, हाँ मैं बता दूं, सपोज बैंक ऑफ जापान बड़े चंक में यूएस ट्रेजरी को डंप करता है, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उसका इंपैक्ट एसएनपी में आएगा ही आएगा, क्योंकि एसएनपी में इंपैक्ट आने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स है, वापस हो सकता है आए, क्योंकि वन ऑफ द फैक्टर है। ओके, सो डोंट एक एक चीज को एक चीज के साथ ऐसे लिंक मल्टीपल चीजें होती है। Parthaji, among game and console developers, there is a talk of early release of new consoles and games. नहीं पार्था जी, ये चीज तो आई थिंक नो, वो क्या नाम है, हरारी करके जो है इजराइल का, क्या नाम है, नोवल हरारी, पता नहीं जो भी है, उसने उसने बोला है ना कि जब ऑटोमेशन शुरू हो जाएगा और सब कुछ डिजिटल होगा तो फिर इंसान को क्या काम देंगे, तो उसने जवाब दिया ड्रग्स और गेम्स। ये ऐसा आंसर दिया है उन्होंने। वेरी क्रेजी। हिप्पी जी धन्यवाद, नीलकंठ जी धन्यवाद, श्री कृष्णा बाडीकर जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए, एस जी धन्यवाद, प्रणव कुमार जी, it looks like Elon and Vivek are trying to bring the federal deficit down, even maybe go for surplus. प्रणव जी, वही मैंने अभी समझाया कि वो जो डेफिसिट डाउन करने की बात कर रहे हैं, अगर उसमें डॉलर मतलब डी डॉलराइज नहीं हुआ, मतलब वैल्यू उसका नीचे नहीं गया, तो पीटने आएंगे लोग इनको। और जितना मुझे बॉडी लैंग्वेज समझ में आता है प्रेसिडेंट ट्रंप का और इलॉन मस्क का, ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम नहीं करने वाले, ये विवेक को ब्लेम करने वाले। समझ आ रहा है? जितना बॉडी लैंग्वेज मुझे समझ में आता है इन लोगों को देख के, जिस प्रकार से विवेक रामास्वामी को ऐड किया गया है, जिस प्रकार से इलेक्शन रिजल्ट के बाद सारा एक्सप्लेनेशन बड़े बड़े चेंजेस का विवेक खुद दे रहे हैं चैनल्स पे जाके, इलॉन मस्क कहीं पे कुछ डिटेल में नहीं बता रहे सिवाय ट्विटर एंड एक्स हैंडल के। अगर बैकलैश हुआ तो इसका हार विवेक को पहनाया जाएगा, ये लग रहा है मुझे। ठीक है, और आप जो सरप्लस की बात कर रहे हो, सरप्लस करने के लिए तो DXY 75 से भी नीचे लेके जाना पड़ेगा। सरप्लस करने के लिए DXY कहां लेके जाएंगे, वो 60 के आसपास ले जाना पड़ेगा, तब जाके वो क्लिंटन के टाइम जो सरप्लस आया था वैसा कुछ सरप्लस, राइट, अकाउंट सरप्लस की बात कर रहे हो आप। अक्षय विजापुर जी धन्यवाद, प्लीज एक्सप्लेन यूएसए यील्ड कर्व इन डिटेल। अभी देखो कितने क्वेश्चंस बाकी हैं, डिटेल में कैसे यील्ड कर्व लेंगे, अभी नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। ग्रेट माइंड्स ऑफ भारत, you are nominated by GOI to cushion the blow of de-dollarization. Nominated by GOI नहीं, कोई मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सरप्राइज, मुझे भी लग रहा है सरप्राइज, बट नहीं है कोई कनेक्शन। ठीक है प्रणव जी, हाउ डज डॉलर करेंसी डेप्रिसिएशन हैपन, by which dollar value would come down? How does dollar currency depreciation happen? Is it under US control to do this at any time they wish? हाँ, not completely in US control, लेकिन indirect जापान से क्या करा सकते हैं, चाइना से क्या करा सकते हैं, यूरोप से क्या करा सकते हैं, वो कर सकते हैं। हाउ डज डेप्रिसिएशन हैपन? सीधा सी बात है कि भाई आप जो है अभी क्या है, एक्सेस सप्लाई, मार्केट में अगर आप एक्सेस सप्लाई डाल देते हो तो डेप्रिसिएट होना शुरू हो जाता है, राइट। एक्सेस सप्लाई करना है डॉलर का, ऐसे ही वैल्यू नीचे चला जाएगा। तो कंट्रीज से आप डंप करवाओगे तो हो जाएगा, आप मार्केट में बहुत ज्यादा प्रिंट करोगे तो भी हो जाएगा, राइट। कुंदन जी धन्यवाद, हाउ डू यू सी साइबर सिक्योरिटी डोमेन करियर्स विद वेस्टर्न MNC ऑपरेटिंग? दूसरा,
अगर पैगिंग करते हो गोल्ड के साथ तो भी हो जाएगा. मल्टीपल तरीके हैं. हाउ डू यू सी साइबर सिक्योरिटी डोमेन करियर्स विद वेस्टर्न एमएनसी ऑपरेटिंग इन इंडिया? अगर इंडियन क्लाइंट्स हैं या गल्फ के क्लाइंट्स हैं तो आप कर सकते हो उस कंपनी के पास. You had tweeted today dollar has to be devalued to DXY. हाँ, could you clarify the same and what will the value of rupees? तो DXY जो है वो बास्केट है वेस्टर्न एलाइज की करेंसीज का जो डॉलर को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, उसका पूरा बास्केट. तो 75 पे लेके जाना पड़ेगा. अभी कुछ 106 या ऐसा कुछ चल रहा है. वो जब होगा तो जाके आप जो 2 ट्रिलियन एक्सपेंसेस काटने की बात कर रहे हो उसको थोड़ा बैलेंस आउट करेगा. उसका इम्पैक्ट आपकी सिटीजन्स के ऊपर, अमेरिकन सिटीजन्स के ऊपर. वरना बैलेंस आउट नहीं होगा तो प्रोटेस्ट मार्च निकलेंगे. समझ आ रहा है? उसके इम्पैक्ट की वजह से, जॉब लॉसेस और इनके इम्पैक्ट की वजह से, सारे खर्चे जो बंद करने वाले हो. ओके, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ रुपीज अगेंस्ट डॉलर इफ दिस. उसको डायरेक्ट DXY को कनेक्शन नहीं है INR के रेट के साथ, इनडायरेक्ट है. ओके, तो इनडायरेक्ट से वैल्यूएशन नहीं पता लगता है. आपको अगर INR वाला पता लगाना है तो दैट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर एंड रुपी. ओके, और दूसरा जो स्वैप लाइंस होती है फेडरल रिजर्व की, वो, और ट्रेडिंग करेंसी की कितनी डिमांड है और सेविंग्स करेंसी की कितनी डिमांड है डॉलर की. ये सारे फैक्टर्स से डिसाइड होता है. और यूएस कितना बेच सकता है और इंडिया कितना बेच सकता है, इतने फैक्टर्स होते हैं. ठीक है. विभव जी धन्यवाद. सर, इफ DIIs आर क्विकली बाइंग, द FIIs सेलिंग, हाउ विल वी कम टू नो दैट दिस ईयर्स डिप हैज अकर्ड? क्योंकि डिप जो होनी थी वो FIIs की सेल से ही होनी थी, राइट? तो अभी जैसे लास्ट 1 मंथ में 5% के आसपास, और आज थोड़ा जंप हो गया है. ओके, सो ये अभी स्टिल देयर इज स्टिल 1 मंथ लेफ्ट. ओके, तो थोड़ा नीचे और जाएगा. ओके, तो इस साल का डिप तो कंप्लीटेड है FIIs के विड्रॉल से. लेकिन DII ने कवर अप किया है, और ना सिर्फ DII ने कवर अप किया है, इसके अलावा इनको भी रेडी किया गया है. मेरे ट्विटर हैंडल पे इसका मेंशन है. आई थिंक LIC और 2 और इंस्टीट्यूशन है, दोनों को परमिशंस दी गई है कि आप परचेज कर सकते हो मार्केट में. ओके, रेडी किया जा रहा है उनको क्राइसिस के लिए. तो थोड़ा क्वेश्चन वो देंगे जब जब डिप्स आएंगी तब. ओके, थोड़ा दे पाएंगे. नेक्स्ट ईयर वाले तो बड़े हैं. ओके, KSG धन्यवाद. लिविंग इन NZ, हाउ विल interest rates be in the next 5 years in NZ? Next 5 years, 5 years के एंड में तो हाई ही होगा. ओके, हाउसिंग मार्केट ऑफ NZ वो कोलैप्स होने वाला है क्योंकि सारे LIs का करवाया जाएगा. NZD विल फॉल. हाँ, एक प्रपोर्शन जाएगा, US का जाएगा तो सबका जाएगा. नाइट राइडर जी धन्यवाद. विल सिल्वर ऑल्सो डिप विथ स्टॉक मार्केट इन 2025? मल्टीपल फैक्टर्स है. सिल्वर ऑल्सो डिप पूरा 2025 के लिए एक कॉमन चीज नहीं बोल सकते, लेकिन इतना बोल पाऊंगा मैं कि जब क्राइसिस होता है तो गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाएंगे. ओके, हिंदी ब्लिस जी धन्यवाद. इंडेक्स फंड्स गुड टू इन्वेस्ट ड्यूरिंग डिप्स. लेकिन फिर उसके अंदर वो कंपनीज भी होंगी. उससे अच्छा सेक्टर स्पेसिफिक ले लो, जो सेक्टर्स मैंने बताए. मानस जी धन्यवाद. उल्लास जी धन्यवाद. माय क्लोज रिलेटिव इन जर्मनी विशेस टू स्टे थ्रू फॉर 2-3 years. ओके, इज इट सेफ नेक्स्ट 2 years? वेल, वो तो उसका लोकल एरिया देखना पड़ेगा कि कितना रेडिकलाइजेशन और इलीगल वाला हुआ है, तब जाके पता लगेगा. ले ऑफ की पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है. अनामिका जी धन्यवाद. विच कंट्री कंपनी इज बेस्ट टू वर्क फॉर नेक्स्ट 5-6 years? भारत, UAE एंड बहरीन. Japan is also good. Okay. Akhil ji धन्यवाद. Is it okay to take gold loan and buy car, house now?
पर कौन से, भारत की बात कर रहे हो, यूएस की बात कर रहे हो, कहाँ की बात कर रहे हो? गोल्ड लोन लेके बाई कार? नहीं, गोल्ड लोन आई डोंट अंडरस्टैंड। डिपेंड्स, कार हाउस कहाँ ले रहे हो, मल्टीपल थिंग्स। अखिल जी ऐसे आंसर नहीं होता है कौन सी लोकेशन है, कौन सी सिटी है, ये सब होता। उल्लास जी धन्यवाद। इज रजिस्टरिंग एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? हाँ, दैट इज गुड। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज गुड। Mehul Jajuji, will the quick commerce also file like Byju's? Fail? हाँ, it can fail अगर वॉल स्ट्रीट से फाइनेंस लेके आए हैं तो पॉसिबल, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है, राइट, जो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। रुद्र जी धन्यवाद। Why DS don't want their citizens to collect gold? नहीं, गोल्डमैन सैक्स का आ गया, अब ले लो बोल रहे हैं। जो यूक्रेन के टाइम पे मैंने बताया था वो अभी बता रहे हैं डबल हो जाने के बाद, राइट। तो गोल्डमैन सैक्स का आया है, बाकी का नहीं आया अभी, ठीक है। अच्छा, आप जो पूछ रहे हो अलग पूछ रहे हो। आप बोल रहे हो नॉर्मल सिटीजन्स को गोल्ड क्यों नहीं देना चाहते। देखिए, अगर ब्रिक्स के साथ वेस्ट भी गोल्ड में डीडॉलराइज करेगा तो बहुत प्राइस बढ़ जाएगा, केओस हो जाएगा वेस्टर्न बैंक्स में, क्योंकि वो लोग बोलेंगे डॉलर ले लो, गोल्ड दे दो। इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक एंट्री में लेके जा रहे हैं, क्रिप्टो में। धन्यवाद सौरभ जी। रुचिता जी धन्यवाद। व्हाट इज डीप स्टेट गेनिंग फ्रॉम वोकिज्म इन लॉन्ग टर्म? वोकिज्म थोड़ा कम होगा क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप आए, टूल किट्स को थोड़ा कंट्रोल में लिया जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट मेक्स, बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से थोड़ा कम होएगा। श्री हर्षा जी धन्यवाद। इज इट प्रॉफिटेबल टू परचेज गोल्ड नाउ? फॉर व्हाट पीरियड, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो नेक्स्ट ईयर जब स्पाइक होगा तब आप प्रॉफिट बुक करोगे, देन इट मेक्स सेंस टू बाय नाउ। ओके, तो सेल करने का भी अलर्ट रहना चाहिए। मानस जी धन्यवाद। व्हेन कैन वी सी मोर इंटीग्रेटेड एंड नेशनल ओरिएंटेड पीपल इन नॉर्थ ईस्ट? सेपरेटिस्ट माइंडसेट नहीं, मानस जी पहले इसको तो समझना है, क्योंकि मैं तो खुद आसाम में प्रचार करने गया था इलेक्शन के टाइम, 2024 इलेक्शंस के वक्त, लोकसभा वाले, और 8 सीट्स आई हैं आसाम में। सो इट्स नॉट लाइक, देखो एक बात समझो, नॉर्थ ईस्ट को पहले तो 60 साल से उसको पहले इग्नोर किया गया। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की कोई गलती नहीं है, दिल्ली की गलती रही है नॉर्थ ईस्ट में, जो ये सरकार ने सुधारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले तो बहुत इग्नोर किया गया ना, सबको पता है, बहुत इग्नोर किया गया। दूसरा, आपको ये समझना है कि जितना बॉडी लैंग्वेज मैंने पढ़ा नॉर्थ ईस्ट का, वहां के लोकल्स उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है। अगर आप दूसरे किसी स्टेट से नॉर्थ ईस्ट में जाते हो और उनसे इंटरेक्शन करोगे तो उनको लगता है कि ये बाहर से आया है तो शायद मुझे एक्सप्लॉइट करने ही आया है, क्योंकि पास्ट में उनके एक्सपीरियंस ऐसे रहे होंगे। ओके, इसलिए ऐसा डेवलप हो जाता है एक साइकी, तो वो ओपन अप नहीं हो पाते जितना ओपन अप एक्चुअली उन्हें होना चाहिए। दूसरा, इस साइड से एक्सप्लॉइटेशन हुआ भी है। ओके, और ब्रिटिशर्स ने तो बहुत नाइंसाफी करी, जिस प्रकार से उनकी बॉर्डर्स बनाई, वो हुआ है उनके साथ गलत, ये भी मानना पड़ेगा। ओके, दूसरा, हमें ये समझना है कि जैसे हर एक स्टेट में अपनी प्राइड है। जैसे मैं गुजरात का बताता हूँ, वैसे तमिलनाडु वाला तमिल के बारे में बोलता है, राइट, पंजाब वाला पंजाबी के बारे में बोलता है, तो वो प्राइड तो नॉर्मल है, क्योंकि हमारी डाइवर्सिटी ऐसी है, प्राइड करना गलत बात नहीं है। लेकिन नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो सप्रेशन की बात होती है, वो तब शुरू होती है जब एक्सटर्नल एलिमेंट्स आके इनको फंडिंग करते हैं और प्रोत्साहन देते हैं, और नरेटिव वॉरफेयर चलाते हैं कि तुम्हारे साथ देखो ये हो रहा है। ओके, एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा होता है, लेकिन बोला जाता है, ठीक। और पास्ट के कुछ इवेंट्स का हवाला दिया जाता है जो शायद सच भी हो एक्सप्लॉइटेशन के। तो उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस थे, है, तो कुछ कंपनीज ने आके उनके रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट किया है उन एरियाज में जाके। कुछ लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा किया, फिर कुछ इलीगल्स जो बांग्लादेश से आए उन्होंने परेशानी की। तो मल्टीपल फैक्टर्स इकट्ठा होके वो लोग परेशान हो रखे हैं।
प्लस चर्च का फंडिंग आके कन्वर्जन करवाया, ठीक। तो और फिर ड्रग वाला, ओके। अब कुछ चीजें जैसे मेरी लोकेलिटी में जो मुझे नॉर्मल लगती है लेकिन बाकी के वर्ल्ड को इलीगल लगती है, जैसे वो ड्रग का बिजनेस, वहां पे ड्रग उगता है, वो लोग लेते भी होंगे, यूज भी करते होंगे, सेंचुरी से करते होंगे, अब बढ़ गया होगा, पहले शायद कम मात्रा में होता होगा, लेकिन बाकी के वर्ल्ड के नजर में वो ड्रग है, इलीगल है, उसके नेगेटिव यूजेजेस हैं, प्लस प्लस वॉट। तो ऐसा ब्लैंकेट आप ये मत लगा दो कि उनको नेशनल ओरिएंटेशन नहीं है। आसाम में जाओगे आप, लोगों से मिलोगे, बहुत नेशनली ओरिएंटेड लोग हैं, ओके, दे आर नॉट लाइक दैट। लेकिन कुछ लेफ्टिस्ट लोगों ने उनका गलत इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं ऐसा। तो जो बाकी के स्टेट में भी हुआ है, पंजाब में नहीं हुआ क्या खालिस्तान वाला मैटर, राइट? कश्मीर में नहीं हुआ अलगाववाद क्या? तमिलनाडु में तमिल के लिए नहीं बोला जाता, बंगाल में बंगाली के लिए नहीं बोला जाता, और अभी कर्नाटक में बोला गया कन्नड़ के लिए कि कंपलसरी है, ओके। एक हद तक सही भी है ये बात कि भाई आप अपना नेशनल, अपना जो लोकल कैरेक्टर है वो डाइवर्सिटी मेंटेन करना चाह रहे हो, और आपको लगता है बाहर से आया हुआ पर्सन रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है मेरे लोकल ट्रेडिशन को, वो एक प्रपोर्शन तक वो ठीक है। लेकिन जब वो इम्पोजिशन और हाथापाई पे बात आ जाती है तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि बाहर से दूसरे स्टेट से आया हुआ पर्सन भी आप ही का सिटीजन है, भारत का ही सिटीजन है वो भी, ओके। तो है प्रॉब्लम्स, तो है, ऐसा नहीं प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन ऐसा ये मानना बिल्कुल गलत होगा कि वो नेशनलिस्ट नहीं है। सक्सेना जी धन्यवाद। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग बुलेट ट्रेन्स? ऑब्वियसली टाइम एंड मनी सेविंग, और क्या, टाइम बचता है, दैट इज आल्सो मनी सेविंग इनडायरेक्टली, और टेक इंप्रूवमेंट तो होना ही चाहिए। अदरवाइज एक बात समझो सक्सेना जी, प्राइड नहीं आती है जब तक आप बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं करते, बड़े मतलब पूरे विश्व को न्यूज लगे वैसी न्यूज आइटम आप नहीं देते, तब तक आपकी कंट्री को ये नहीं माना जाता है कि आप कुछ डेवलप हुए, मतलब लोगों का इंप्रेशन ऐसा होता है। जैसे इलॉन मस्क मार्स की बात करता है तो उसमें से एक यूएस की हेजेमोनी छलकती है, तो वैसे बड़े प्रोजेक्ट्स आपको करने पड़ते हैं, राइट? एक एक ऐसा समय आना चाहिए जब इंडियन फोर्सेस की ऐसी धाक लगनी चाहिए कि अच्छा इंडियन फोर्सेस आ रही है इधर, ये ऐसा इंप्रेशन बनाना पड़ता है इफ यू वांट टू बी अ पावरफुल कंट्री। तो उसके लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स की जरूरत होती है, सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू, ये सब करना पड़ता है। अदरवाइज तो आप बाकी के नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्राइड का क्या छोड़ के जाओगे अगर आप एडवांस्ड चीजें नहीं करोगे, राइट? बैलेंस करके चलना है, लेकिन कुछ ऐसी एडवांस चीजें भी करनी पड़ती है, ओके। कृष्णम बुद्ध जी धन्यवाद। चेंजेस इन रेपो रेट ड्यूरिंग आफ्टर क्राइसिस, ड्यूरिंग क्राइसिस हो सकता है बिल्कुल। मोहन चौहान जी धन्यवाद। इलेक्ट्रिक, वापस 2 घंटे हो जाएंगे ऐसे लग रहा है। मोहन जी धन्यवाद। इलेक्ट्रिक बिल प्राइवेट हुआ कितना भरना पड़ रहा है? हाँ, वही बता रहा हूँ कि पूरा अगर पीएसयू निकल जाता है तो वो भी एक एक्सट्रीम एंड है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लोप साइडेड नहीं होना चाहिए, बैलेंस हर जगह होना चाहिए। रुचिता जी धन्यवाद। व्हाट परसेंटेज ऑफ गोल्ड टू एफडी कैन हेल्प सर्वाइव बीट इन्फ्लेशन रेट? रुचिता जी ये डिपेंड करता है हर एक की इन्वेस्टमेंट वेल्थ मिक्स क्या है, प्रपोर्शन क्या है, कौन से एसेट में कितना एलोकेट किया है, और हर एक का रिस्क का कैपेसिटी क्या है, और कितने टाइम फ्रेम में रिटर्न चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ओके। इतना मैं बता सकता हूं कि गोल्ड एंड सिल्वर कम से कम 5% आपके टोटल वेल्थ के पोर्टफोलियो का तो होना ही चाहिए, ओके। ऑल्सो डू यू सी फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? फ्यूचर इज गुड, ओके। सौरभ जी धन्यवाद। will prices of construction material and carpentry materials rise or fall? Any suggestions for architecture interiors for future? कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कॉस्ट तो बढ़ेगा, ओके। कारपेंट्री मटेरियल्स का कॉस्ट भी बढ़ेगा, नेचुरली जैसे ग्रोथ होता है वैसे बढ़ेगा इन द सेंस,
सजेशंस फॉर आर्किटेक्चर इंटीरियर रिक्वायरमेंट अच्छी रहेगी. मकरंची धन्यवाद. कैन यूएस पे इट्स डेट बाय बीटीसी? वो बोल रहे हैं, ऐसी सब आइडियाज बोल रहे हैं. अब सामने वाली कंट्री लेनी भी तो चाहिए ना एज पेमेंट, जिसको भी दे रहे हैं. वैसे यूएस ट्रेजरी अब घूम फिर के अमेरिकन के ऊपर ही आ रही है वापस. सो एनीवेज, सुस्मित जी धन्यवाद. व्हाई ट्रम्प कैन नॉट स्टॉप जापान फ्रॉम इट्स रोल इन कोलैप्स? क्योंकि कोई कराना ही नहीं चाहता. वो चाहते हैं ये रीसेट, सबको ही चाहता है, कौन नहीं चाहता है. पहले दिन से मैं बता रहा हूँ 2021 से कि यूएस खुद चाहता है. पवन जी धन्यवाद. व्हाई यूएस नीड्स टू डीवैल्यू करेंसी आफ्टर एक्सपेंस कट? देखिए, करेंसी अगर वो डीवैल्यू नहीं करेगा, आपने एक्सपेंस कट कर दिए, ओके. अब अगर आपने करेंसी को डीवैल्यू नहीं किया, तो आप जो बोल रहे हो कि मैंने इन सारी कंट्रीज को मेरा डेफिसिट घटाना है. डेफिसिट क्यों नहीं घट रहा है? क्योंकि आप बाहर से सब चीज परचेज कर रहे हो. अब आपको घर पे बनानी है. परचेज नहीं करना है तो घर पे बनानी है. और जो बाहर से परचेज कर रहे हो वो ऑलरेडी उस लेवल पे चीप है कि उतना चीप पूरी दुनिया में कुछ मिलता ही नहीं है. चाइनीज, ओके, चाइनीज, एशियन, व्हाटएवर, वो आप नहीं लेना कब बोल रहे हो, तो आपको अमेरिका में कौन से प्राइस पॉइंट पे बनाना पड़ेगा? समझ रहे हो बात? डॉलर डीवैल्यू करने के अलावा हो ही नहीं सकता है, वरना तो वो आप टिकोगे कैसे कंपटीशन? इट्स नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव द कंपटीशन. वैसे ही ऑलरेडी आप 2 ट्रिलियन काटने का बोल रहे हो 6 ट्रिलियन के उसमें से, स्पेंडिंग में से. वैसे ही आपका जीडीपी छप के चल रहा है, उसमें छापने को मना कर रहे हो आप. डीवैल्यू किए बिना और कोई ऑप्शन नहीं है. देयर इज नो ऑप्शन विदाउट डीवैल्यूएशन. उसके बिना करोगे तो इतना इन्फ्लेशन होगा, लोग सड़क पे आ जाएंगे. आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज. इसलिए तो ट्रेजरी सेक्रेटरी का अभी तक नाम ही नहीं है. वी वांट टू नो कि वो कौन बकरा है जो ट्रेजरी सेक्रेटरी बनने वाला है. यश जी धन्यवाद. शुड वी स्टिल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीस? हमारी बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है. एनी सजेशंस फॉर बिजनेस इन केरला? ऑर्गेनिक स्टफ, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, फूड आइटम्स एज वेल, ओके. टूरिज्म तो है ही, आपको पता ही होगा. आवर बैंक्स आर सेफ. स्नेहल जी धन्यवाद. फ्यूचर ऑफ अर्बन प्लानिंग इन इंडिया? गुड, क्योंकि 12 नई इंडस्ट्रियल सिटी बनने वाली है प्लान के हिसाब से. करियर स्कोप फॉर सिविल इंजीनियर्स इन इंडिया एंड विच अदर कंट्रीज? कंस्ट्रक्शन की जहां जहां जरूरत पड़ेगी, आई थिंक रशिया इज गुड, गल्फ इज ऑल्सो गुड, ओके. सुमित अग्रवाल जी धन्यवाद. सिस्टम इज लाइक 7 horses पुलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. हाँ, हर जगह बैलेंस करके चलना पड़ता है, वरना अदरवाइज जैसे ही लोप साइडेड हो जाता है, दैट सेक्शन स्टार्ट्स डोमिनेटिंग, तो वो नहीं चलेगा. अंकित जी धन्यवाद. यू मिस्ड माय सेकंड क्वेश्चन रिगार्डिंग 11 कैरियर्स पोस्ट रीसेट. हाँ, तो कैरियर्स तो देखें, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में कैरियर्स की सबको जरूरत पड़ने वाली है. और अमेरिका कोई गायब नहीं हो जाने वाला है. वो बोलेगा कि खर्चे में अब सब थोड़ा शेयर देना शुरू करो. तो जिस जिस कंट्री की पार्टनरशिप बनेगी अमेरिका के साथ, वो फिर यूएस कैरियर्स का खर्चा भी उठाए, क्यों नहीं? उसकी सिक्योरिटी कर, तुम्हारी सिक्योरिटी करने वो आ रहा है, तो तुम उठाओ थोड़ा खर्चा. वो प्रेसिडेंट ट्रम्प फर्स्ट टर्म में भी तो बोल रहे थे ये चीज. धीरज शेट्टी जी धन्यवाद. प्रणाम अंकित भाई. NRIs have taken big loans in dollar to buy houses. Will they have to pay same amount with? नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना डेप्रिसिएशन से. उनका तो जो जैसा पेमेंट का स्केड्यूल है वैसे ही. हाँ, रुपी में पेमेंट करना होता तो बेनिफिट लॉस ये सब हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है रादर, ओके. SGG धन्यवाद. कैन इंडिया चाइना सपोर्ट न्यूजीलैंड माओरी टू पुट a lever on west?
देखिए डीकोलोनाइजेशन तो हर एक कंट्रीज में शुरू हो गया है. आई थिंक मुझे नहीं लगता मॉरल साइंस के लेक्चर्स ट्रम्प रेजिम में आने वाले हैं ज्यादा, पहले से कम हो जाएंगे. उसको मुझे नहीं लगता कि अब वो पहले अंदर ही उनको सब ठीक करने का है. तो ही डजंट बॉदर कि तुम्हारा ह्यूमन राइट्स का क्या है, ये सब ही डजंट मैटर एट ऑल. धीरज शेट्टी जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए. आकाश रॉय जी धन्यवाद. मोदी सेज 5 ट्रिलियन सान्याल ट्रस्ट जीडीपी परसेंटेज, यू से अदरवाइज. क्वेश्चन नहीं समझ आया. मोदी सेज 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हाँ तो उसमें कुछ गलत नहीं है. सान्याल ट्रस्ट जीडीपी परसेंटेज मतलब नहीं समझ आई. रामा जी धन्यवाद. संजीव सान्याल के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन क्या ट्रस्ट व्हाट मतलब. वैभव जी धन्यवाद. इज इन्वेस्टिंग इन एसजीबी ऑफ आरबी. एसजीबी इज सेफ बट आई वुड प्रेफर फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर. तो जब निकालना चाहे निकाल सकते. धीरज शेट्टी जी धन्यवाद. सम डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग पीएसयूज हैव 2-3%. 2-3% से क्या नहीं, 2-3% से क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा माइनर. हर्ष दवे जी धन्यवाद. सुपरमैन जी धन्यवाद. दुबई में इन्वेस्टमेंट बेटर है या यूएस में. दुबई, ये तो किस चीज की बात कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है. कहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हो. जैसे मुकेश अंबानी जी ने न्यूयॉर्क का प्रॉपर्टी निकाल के दुबई में लिया, रियल एस्टेट की बात कर रहे हो, किस चीज की बात कर रहे हो. ओके ठीक है. प्रथमेश जी धन्यवाद. व्हाट विल हैपन टू आईटी जॉब्स, वेरी बैड सिचुएशन. हिट तो लगना है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं, तो वो कंपनीज को इंसेंटिव देंगे इंडिया में ट्रांसफर जॉब नहीं करने के लिए, और जो करेंगी उन पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे. ऐसा कुछ कर सकते हैं, या कुछ अलग प्रकार का रेस्ट्रिक्शन, जो भी है पॉसिबल, कुछ तो आएगा. पर ये समझो ना, उनकी करेंसी के पास अब पोजीशन नहीं है, तो फिर आपको कैसे पेमेंट दे दें. हर्ष दवे जी धन्यवाद. आर के जैन जी धन्यवाद. जय जिनेन्द्र. एनी टारगेट ऑन सिल्वर. बढ़ने ही वाला है. शुड आई ब्रिंग बैक माय ब्रदर फ्रॉम यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, आर एनी स्पेसिफिक टाइम यू सजेस्ट. देखिए जब तक उनको क्राइसिस नहीं दिखाई देता वो मानेंगे नहीं आपकी बात. ठीक है ना. ओके. और अगर वो मानते हैं और आप वापस ले आना चाहते हैं तो वेल, यूएस वाले को तो ला ही सकते हो. ऑस्ट्रेलिया में शायद उतना खराब ना हो जितना यूएस का हो. एंड ऑल्सो एनी स्कूल फॉर माई सन हु इज 15 विद गुरुकुल. हाँ, आपके आपके एरिया या रीजन में देख लीजिए जहां भी गुरुकुल है, सिटी वाइज. ओके. और चेक करके आए. राइट, अब तो गुरुकुल वाले के पास पेंडिंग लिस्ट है लंबी स्टूडेंट्स की. ओके. तो वो भी नहीं दे रहे एडमिशन अभी, तो ये हाल है. ठीक है. चलिए. विकास जी धन्यवाद. जय श्री राम. बहुत धन्यवाद आपके काम के लिए. प्लीज एक्सप्लेन योर ट्वीट ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका. व्हाट डज इट मीन बाय फर्स्ट टू गोल्ड. देखिए बैंक ऑफ अमेरिका सबको पता है कि उसका पूरा गड़बड़ चल रहा है. दूसरा, उसका स्टेक ये खाली कर रहा है वॉरेन बफेट. दूसरे भी होंगे बड़े वाले जो खाली कर रहे हैं उसका स्टेक. तो क्योंकि बड़ी बैंक्स में से एक है, और अगर उसको टारगेट किया गया, जैसे मुझे लगता है कि किया जाएगा, चांसेस बहुत ज्यादा है, तो फिर एफडीआईसी टेक ओवर कर सकती है उसको. लेकिन वो कब स्टार्ट होता है नेक्स्ट ईयर पता लग जाएगा हमें, कितना टाइम लगेगा उसको. फर्स्ट टू गो डाउन अमॉन्ग द रीजनल बैंक्स, जो उसका साइज है उस हिसाब से. रामा जी धन्यवाद. इज इंडियन स्टॉक मार्केट डिप ड्यू दिस ईयर और ओवर. नहीं, छोटा पोर्शन एक और बाकी है. एक और छोटा पोर्शन बाकी है. एसएसपी जी धन्यवाद. आनंद अग्रवाल जी धन्यवाद. धीरज शेट्टी जी, when can you expect Russia starting to investing in Bharat? Immediately.
वो तो शुरू हो जाएगा, एक्सेस रुपीज जो है उनके पास। ये जब जब वो मीडिया फेक हेडलाइन छाप रही थी कि रशिया के पास बहुत रुपीज हो गए, नाउ इट इज अ प्रॉब्लम, तभी मैंने एक्सपोज कर दिया था कि ये फेक हेडलाइंस है। एक्सेस में रुपीज होंगे तो वो ट्रेडिंग करेंसी बनेगा ना, पहले सेविंग्स में होगा तो मैं खर्च करूंगा ना, जैसे डॉलर एक्सेस है रिजर्व्स में, तब जाके डॉलर ट्रेडिंग करेंसी बनाना दुनिया का। तो रुपीज एक्सेस होना ही चाहिए, वो कंप्लेन नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। लेकिन ये सारे फेक हेडलाइंस चला रहे थे, ओहो इंडिया रशिया के बीच प्रॉब्लम हो गया, रशिया के पास बहुत रुपीज है अब क्या करें। अरे कॉम्प्लीमेंट है वो, कंप्लेन नहीं है भाई। इनको भाई क्या ही बताएं ये फेक न्यूज वालों को तो। संदीप जी धन्यवाद। रुचिता जी, from my first question about wokeism versus Mazdoor. So, can we infer that deep state led win to check wokeism? थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि वो स्कूल में तो कम करवा देंगे ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन वहां बहुत सारी पागल प्रजा है तो थोड़े नहीं। कमला हैरिस को भी तो वोट मिले ही है ना, तो देखते हैं। श्रेय जी धन्यवाद। स्टूडेंट स्टक इन कनाडा, प्लीज सजेस्ट सम बिजनेस इफ आई कम बैक टू इंडिया विद इन लीस्ट इन्वेस्टमेंट्स। आई एम थिंकिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट विद गल्फ। तो गल्फ चले जाओ ना, इंडिया क्यों आ रहे हो? इंपोर्ट एक्सपोर्ट गल्फ में करना है, विच इज अ गुड आइडिया। गल्फ चले जाओ, मार्केट स्टडी करो, कौन सी 10 टॉप 10 एक्सपेंसिव चीजें गल्फ वेस्टर्न ब्रांड्स की परचेस करती है, उसका लिस्ट बनाओ, और फिर देखो कौन सी इंडियन ब्रांड से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, या लोकली सोर्स करके अपना ब्रांड का स्टिकर लगा के दे सकते हो। कनाडा में कुछ नहीं रखा, द इकोनॉमी इज गॉन। कृष्णा शरद जी पेंडियाला धन्यवाद। द डिप इन 2024 इज गोइंग करंटली और स्टिल इट्स स्टिल पेंडिंग, क्योंकि अभी थोड़े प्रपोर्शन में ही हुआ है, थोड़ा बाकी है। तपस विश्वास जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। श्री हर्षा जी धन्यवाद। इज इट राइट टाइम टू बाय गोल्ड एंड नॉट सेल इन फ्यूचर? अगर बेचना नहीं है तो बेचने का नहीं है, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, ले सकते हो इस रेट पे, नहीं बेचना है तो भी ले सकते हो। ग्रेट माइंड्स ऑफ भारत, माय प्रेडिक्शन नेक्स्ट टू डीप विल बी कुशन्ड बाय डीआईआई। इस साल की बात कर रहे हो या नेक्स्ट ईयर की? नेक्स्ट ईयर वाला कितना कुशन होएगा, हो पाएगा, वो मुझे डाउटफुल लगता है। इस साल वाला शायद हो भी जाए कुशन, लेकिन तो भी पूरा नहीं होगा। मतलब अगर आप नेक्स्ट जो दिसंबर तक का देख रहे हो, उसमें पूरा का पूरा रिकवर नहीं होगा, थोड़ा तो कट के रहेगा। ओके श्री हर्षा जी, वाईटी नॉट लेटिंग मी टू आस्क ऑन गोल्ड कॉइन इन्वेस्टमेंट। क्यों, कर सकते हो गोल्ड कॉइन इन्वेस्टमेंट, नो प्रॉब्लम। देवव्रत जी धन्यवाद। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स से 11-15 years रीसेट, योर टाइम शॉर्ट। 11-15 years, तो वो तो इलॉन मस्क और विवेक तो 11-15 years नहीं बोल रहे हैं, सुन के देखो वो क्या बोल रहे हैं। उतना टाइम कैसे ले सकते हो आप? नॉट पॉसिबल। सिल्वर व्हेन शॉर्ट्स आर स्क्वायर और माइक पिक विल नॉट लैंड हैपन। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वो नहीं होने देगा उनका। भाई एक बात समझो, जो ये डीप स्टेट है या ग्लोबल मार्केट फोर्सेस है, अगर उसमें से एक सेक्शन ऑफ बिजनेस जो टूल किट का है, अगर वो बंद करना है तो वो भी वो मिलके डिसाइड करते हैं कि इसको हम बंद करेंगे दिखाने के लिए। ओके बंद भी करना होता है, रियलिटी में बंद करेंगे तो भी डिसाइड होके होगा। ओके भाई यूरोप इज डम्प्ड एवरी टाइम, वो यूरोप से यूएस में सेटल हुए हैं ना। ओके हिमांशु जी राम राम। ब्रीफली एक्सप्लेन लिबोर टू एसओ फॉर इफेक्ट। नहीं देखें, 2 घंटा हो चुका है, राइट, उसको बाद में देखेंगे हम डिटेल में। थोड़ा आप भी स्टडी करो, मुझे खाली एक शॉर्ट में आंसर दे सकूं वैसे क्वेश्चंस पूछिए। पूरा अगर मैं लेसन लूंगा तो यहाँ ऑलरेडी 2 घंटे हो चुके। भगत जी, विल फ्लैट प्राइजेस विल ड्रॉप इन आईटी सिटीज?
आईटी वाले जो रहते हैं, क्योंकि अगर उनका ले ऑफ होगा कुछ प्रोपोर्शन में, तो पुणे में भी इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल बिल्कुल आएगा। अनिल जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। आकाश जी, इफ यू से जीडीपी फॉर्मूला इज फेक, व्हाई मोदी वांट्स 5 ट्रिलियन? आकाश जी, अच्छा ये बोल रहे हो। हाँ, जीडीपी फॉर्मूला तो जब तक तो ये यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है तब तक तो जीडीपी चलेगा ना। पहले मल्टीपोलर सेट तो हो जाने दो, तब जाके जब ग्रोथ रेट्स की डिस्कशन शुरू होएगी कि नए करेंसी के फॉर्मूला में फियाट करेंसी वाला जितना ग्रोथ और इनोवेशन उस स्पीड में नहीं हो सकता, तब जाके नए फॉर्मूलाज पे भी बात होगी। पहले यूनिपोलर वर्ल्ड क्लोज तो हो जाए। सात्विक जाजू, जय हो अंकित जी। नाटो मिसाइल्स एंड रशिया न्यूक्लियर से जवाब देगा। न्यूक्लियर न्यूक्लियर के थोड़े नीचे वर्जन लेवल के उनके पास चीजें हैं। डायरेक्ट न्यूक्लियर, आई डाउट इट। उसके नीचे वर्जन हैं। डायरेक्ट न्यूक्लियर के लिए जाना है विच इज हायर देन, मतलब उसमें फिर आई एम नॉट डिफेंस एक्सपर्ट, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मल जो मिसाइल्स होती है उसके और न्यूक्लियर के बीच में बहुत सारे लेवल्स हैं। मुकुल शुक्ला जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। हर्ष दवे जी धन्यवाद। शुड आई बाय प्रॉपर्टी इन गिफ्ट सिटी और नियर बाय? ले सकते हो, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिएगा वरना फिर इट विल बी वेरी कॉस्टली। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। लेकिन नीचे टिकर पे जो दिख रहा है इंस्टा का हैंडल, वो और नई चैनल जो है यूट्यूब पे जहाँ पे इंग्लिश और साउथ की लैंग्वेजेस में बनेंगे वीडियोस, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। भारत क्षेत्र मेन चैनल, इसको तो करना ही है सब्सक्राइब। और मेंबर्स के लिए जो वीकली पॉल्स या ऐसा जो एक्टिविटी चल रहा है वो पोस्ट सेक्शन में होगा, तो वो भी करना है। दैट्स ऑल। आई थिंक सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं कि और कुछ है? ओहो, और भी आ गया है। आउट ऑफ माय माइंड जी धन्यवाद। गॉड थंडर जी धन्यवाद। व्हाट विल हैपन टू 11 यूएस? शेयर होगा ना, डिफेंस एक्सपेंडिचर शेयर होगा। अगर वो रेंट आउट भी होता है या दो पार्टनर्स के बीच एक्सपेंस शेयर होगा मेंटेनेंस का। केशव अग्रवाल जी, आपके ज्ञान को नमन जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर द डे। जय जिनेंद्र, जय हिंद।